आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है क्या है, रेस्पायरेशन का एक स्टेप है। रेस्पायरेशन में क्या होता है तुम्हारा, रेस्पायरेशन ब्रीथिंग दो टर्म है, ठीक। ब्रीथिंग क्या है, रेस्पायरेशन का एक स्टेप है। और रेस्पायरेशन क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा फूड होता है उसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं ना। तो ऑक्सीजन का इसमें रेस्पायरेशन में तुम्हारा क्या आएगा, ब्रीथिंग भी आएगा। और ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग होती है तुम्हारी सांस लेना, एक तरह से बोल सकते हो, क्या, सांस लेना, ठीक। यानी हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेंगे, ठीक, और CO2 रिच एयर को बाहर भेजेंगे, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रीथिंग। किसकी मदद से करते हैं हम, इसके लिए ऑर्गन कौन सा है, लंग्स। कौन सा है, लंग्स, ठीक। तो रेस्पायरेशन हम लोग जो है प्लांट वाले चैप्टर में, रेस्पायरेशन प्लांट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, ये सब उसमें पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे बस ऐसा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। रेस्पायरेशन तुम्हारा क्या है, केटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है, केटाबोलिक, यानी इसमें जो है जो तुम्हारा ग्लूकोज होगा वो टूटेगा, ठीक, और उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, ठीक। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो कौन सा रेस्पायरेशन हो जाएगा, वो एरोबिक। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनएरोबिक, ठीक है। जैसे तुम्हारा जब एनएरोबिक तुम्हारा कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में होती है, ठीक, और इसमें जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है, ऑक्सीजन कहाँ चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके जो है ETS में चाहिए ना हमको ऑक्सीजन, लास्ट स्टेप में इस्तेमाल होती है जब ATP हम लोग बनाते हैं। और एरोबिक रेस्पायरेशन तुम्हारा क्या आएगा, एनएरोबिक ये हो गया। एरोबिक में तुम्हारा क्या क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है और ETS है। ये सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक। ये बात याद रखना, रेस्पायरेशन का एक स्टेप है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन को एक मत समझना कभी भी। ब्रीथिंग जो है रेस्पायरेशन का एक स्टेप है, ठीक। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं जो अगला टॉपिक लिखा है NCERT में, कि रेस्पायरेटरी वो ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जितने भी तुम्हारे क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग से लेके जितने भी फाइलम है, सारे फाइलम में हम लोग देखेंगे कि रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो जो सबसे कॉमन था, जो सबसे प्रिमिटिव था, वो कैसे होता था, सेल सरफेस से। कैसे होता था, जितनी भी तुम्हारे सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, उनके पास रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। वो एनवायरनमेंट से जो है सेल सरफेस के जरिए ऑक्सीजन डिफ्यूज करेंगे और CO2 को निकाल देंगे, ठीक। यानी डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, ठीक। CO2 अंदर आएगी और O2 अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या तुम्हारे, प्रोटोजोआ के जितने हैं सारे मेंबर, पोरीफेरा वाले मेंबर भी यही करते हैं, और सिलेंट्रेटा, ठीक। इन तीनों में क्या होता है, सेल सरफेस से ही रेस्पायरेशन होता है या ब्रीथिंग होती है, ठीक। और दूसरा टाइप क्या तुम्हारा, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या, क्यूटेनियस। तो ये क्यूटेनियस स्किन होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है। क्या होती है, मॉइस्ट होती है। तो मॉइस्ट मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा भीगी हुई होती है, चिकनी सी। तो उसमें क्या होता है, जो एनवायरनमेंट से गैसेस उसमें डिफ्यूज हो जाती हैं, डिजॉल्व होती हैं, फिर डिजॉल्व होकर डिफ्यूज होकर उसके अंदर आ जाती है, ठीक। और ऐसे ही तुम्हारा CO2 क्या होगा, बाहर चला जाएगा। यानी बेसिकली में इसमें डिफ्यूजन के जरिए होगा। कैसे होगा, डिफ्यूजन के जरिए। स्किन कैसी रहती है इनकी, मॉइस्ट रहती है। गैसियस एक्सचेंज अकर वाया मॉइस्ट स्किन, ठीक। इसके एग्जांपल कौन कौन से तुम्हारे, अर्थवॉर्म, नेरिस और फ्रॉग। इन सब में क्या होता है, तुम्हारा क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है। ये देखो, सेल सरफेस से ही ये लोग मॉइस्ट स्किन के जरिए ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेंगे, उसको अंदर ले लेंगे और CO2 को बाहर भेज देंगे, ठीक। तीसरा टाइप क्या है तुम्हारा, ट्रेकियल रेस्पायरेशन। क्या, ये सारे नाम NCERT में लिखे हुए हैं, ठीक, कोई आउट ऑफ NCERT चीज नहीं है। ट्रेकियल रेस्पायरेशन किसमें होता है तुम्हारा, इंसेक्ट्स में। किसमें होता है, इंसेक्ट्स में। इसमें क्या होते हैं, ट्रेकिया के बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो बाहर जो है ओपन होते हैं। इसे देखो, पोर के जरिए, इसको स्पायरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पायरिकल। इसमें से जो है तुम्हारी एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन रिच, और CO2 रिच एयर बाहर आ जाती है, ठीक। तो ये जो है किसमें होता है तुम्हारा, इंसेक्ट में। किसमें होता है, इंसेक्ट में। इसको एक और नाम दिया गया है, स्पायरिकुलर रेस्पायरेशन। चौथा टाइप तुम्हारा क्या है, ये बुक लंग्स और बुक गिल्स, ठीक है। यानी अब थोड़ा सा लंग्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वो सारी, ये सारे क्या थे, प्रिमिटिव ऑर्गन थे। तो बुक लंग्स इसमें होगा तुम्हारा,
स्पाइडर में और स्कॉर्पियन में। और बुकगिल किसमें होगा? जो एक्वाटिक वाले होंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। कौन से? जो पानी में रहते हैं उसमें क्या होगा तुम्हारा? बुकगिल्स होगा, ठीक। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और एक्वाटिक मोलस्क, यानी मोलस्का था तुम्हारा बुकगिल्स था। आगे देखो, अब जो है थोड़ा और थोड़ा मतलब प्रिमिटिव ये भी है, लेकिन जो है थोड़ा सा ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानी जो है ये किसमें होगा? फिशेस में। किसमें होगा? फिशेस में, ठीक। तो फिश का तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। अगला टाइप क्या है तुम्हारा? पल्मोनरी सेक। ये जो है जो टेरेस्ट्रियल मोलस्क होते हैं। जो एक्वाटिक मोलस्क थे उसमें क्या था? बुक लंग्स था ना, ये बुक गिल्स क्या था? बुक गिल्स, ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उसमें क्या है तुम्हारा? पल्मोनरी सेक है। क्या है? पल्मोनरी सेक। ये रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनका, ठीक। एक और चीज होती है एयर सेक। ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, नॉट ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये एक एयर का चैम्बर होता है जो बर्ड्स में होता है, ठीक। किसमें होता है? बर्ड्स में, ठीक। बाकी लंग्स तो होंगे ही, उसके अलावा जो है एक और चैम्बर होते हैं जिसको हम लोग एयर सेक बोलते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल हैं, प्रोटोजोआ से लेके एडवांस तक, ठीक, जो भी ऑर्गन है उसमें रेस्पिरेशन के लिए, वो सारे इसमें लिखे हैं, ठीक। इसको नाम याद रखना और उनके एग्जाम्पल याद रखना, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना हम लोग जो है रीड कर लेते हैं पहले एनसीईआरटी से। यहाँ देखें, ये तो तुम्हारा पहले पहले पैराग्राफ में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को बताया गया, ठीक, इंट्रोडक्शन है। और दूसरा पैराग्राफ ये वाला, इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो डिफरेंट एनिमल है, उसमें कैसा कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके बारे में से बात की गई। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट। मतलब हैबिटेट के हिसाब से कैसा स्ट्रक्चर होगा रेस्पिरेशन के लिए वो डिसाइड करता है हैबिटेट उनका, ठीक। और क्या डिसाइड करेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर लेवल है या उससे टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम है, तो जैसा ऑर्गेनाइज होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे जो तुम्हारे लोअर इन्वर्टिब्रेट है, कौन से? लोअर, जैसे स्पॉन्जेस, स्पोरीफेरा वाला, स्लेंट्रेट, फ्लैटवर्म, ये सब क्या करते हैं? डायरेक्ट जो है डिफ्यूजन के जरिए गैस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन CO2 का सिंपल डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज हो जाता है, ठीक, बॉडी सरफेस से ही। और अर्थवर्म में क्या होता है तुम्हारा? मोइस्ट क्यूटिकल होती है। क्या होती है? मोइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स में क्या होता है तुम्हारा? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर से तुमको एयर को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें? बॉडी में। आगे तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वेस्कुलराइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्स। इसी को गिल्स को ही हम लोग ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ये किसमें होता है तुम्हारा? जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हैं, किसमें? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जितने हैं उसमें तुम्हारा क्या होगा? गिल्स होंगे, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होगा। और क्या होगा? मोलस्का में, ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का में। और ये जो है वेस्कुलराइज बैग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स, ठीक है। अब लंग्स में कैसा होता है रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब लंग्स इसमें होंगे तुम्हारे जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होंगे। किसमें? टेरेस्ट्रियल फॉर्म। अमंग द वर्टिब्रेट्स, अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो फिश में क्या होगा तुम्हारा? गिल्स होगा। एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होगा? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल, इन सब में कौन सा ऑर्गन होगा? लंग्स। कौन सा होगा? लंग्स, ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा? लंग्स, ठीक। लेकिन जो है जो तुम्हारा फ्रॉग है, फ्रॉग में लंग्स तो होगा ही, उसके अलावा जो है मोइस्ट क्यूटिकल से भी वो रेस्पिरेशन करता है। जब हाइबरनेशन वगैरह में जाता है तो वो जो है मोइस्ट क्यूटिकल के जरिए भी रेस्पिरेशन कर लेता है। समझ गए? अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो ये क्रॉस सेक्शन बनाया गया तुम्हारा, जिसमें नोज का पार्ट दिखाया गया और माउथ का, ठीक। और ये तुम्हारी क्या है? ट्रेकिया। देखो ये तुम्हारा क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहाँ से एयर अंदर जाएगी, उसके बाद कहाँ पहुंचेगी तुम्हारा? फेरिंग्स में। कहाँ पहुंचेगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर कहाँ आएगी? लेरिंग्स में। उसके बाद ट्रेकिया में कंटिन्यू है। लेरिंग्स के ऊपर ही, ट्रेकिया के ऊपर ही तुम्हारा लेरिंग्स होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है।
जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो है तुम्हारा एयर अंदर होगा, जो एयर होती है वो क्या होती है, जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग होमोथर्मिक है ना, अपना बॉडी का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखते हैं, लेकिन जो आउटसाइड की एयर है वो कभी हॉट होती है कभी कोल्ड होती है ना। तो इसमें नोज में तुम्हारे नोज वाले पार्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको कंडेंस करते हैं एयर को, मतलब बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं उसको। अगर कम होगा तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक। तो ये काम कौन करता है तुम्हारा, ये टर्बिनेट कॉनका होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, कॉनका। ये जो है एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और जो हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, पार्टिकल जो होते हैं तुम्हारे डस्ट पार्टिकल, उनको जो है प्योरीफाई कर देते हैं एक तरह से एयर को। तो अगला पार्ट क्या आएगा तुम्हारा, फेरिंग्स। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, लेरिंग्स। लेरिंग्स किस लेवल पे है, C4 से लेके C6 तक। उसके बाद तुम्हारा ट्रेकिया कंटिन्यू होगा। तो जो टर्मिनेट है तुम्हारा ये कौन का, यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। उनसे क्या होता है, जो उसके कांटेक्ट में जो एयर आती है, तो ब्लड के कांटेक्ट में होने की वजह से जो ब्लड का टेम्परेचर है लगभग एयर का टेम्परेचर भी वही हो जाता है, ठीक है। एज ए कंडीशनिंग इफेक्ट, जो तुम्हारा एयर कंडीशन करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। यानी कौन सा इफेक्ट आता है इससे, कंडीशनिंग इफेक्ट। कौन सा, कंडीशनिंग इफेक्ट। देखो ये तुम्हारा लेरिंग्स का अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, लेरिंग्स, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स। अब इसका डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, लेकिन इसमें 2-3 बात याद रखना। लेरिंग्स में जो है तुम्हारे 9 कार्टिलेज होते हैं टोटल, कितने, 9 कार्टिलेज होते हैं। जिसमें से जो तुम्हारा एंटीरियर साइड पे होता है 3 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, और पोस्टीरियर साइड वाले तुम्हारे पेयर्ड होते हैं। इनके नाम नहीं याद रखने, बस इतना याद रखना कि 9 कार्टिलेज होते हैं और 6 टाइप के होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। बाकी इसमें से कोई बात नहीं याद रखनी, ठीक। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी एक तरह से। चलो अब हम लोग आते हैं लंग्स पे, ठीक। लंग्स कैसा दिखता है, क्या क्या पार्ट होते हैं उसके। तो लंग्स में क्या क्या होता है तुम्हारा, एक तो ट्रेकिया होगी, और क्या होगा, 2 लंग्स होते हैं ना, एक पेयर लंग्स होता है ना हमारे अंदर। अब देखो यहाँ से तुम्हारी ट्रेकिया आई, ठीक। जहां से ट्रेकिया तुम्हारा लंग्स में इंटर करता है उस पार्ट को क्या बोलते हो, हाइलम, ठीक। क्या बोलते हो, हाइलम। आगे जाके प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ये सब बना के वो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो देखो जो तुम्हारा लेफ्ट वाला लंग्स है, इसमें कितने लोब दिख रहे हैं, लेफ्ट वाले में कितने लोब दिख रहे हैं, 2 ना, और राइट वाले में कितने लोब हैं, 3, ठीक। तो ये पहचान लेना, लोब से भी पहचान सकते हैं लेफ्ट वाला लंग है कि राइट वाला है। अब देखो जो तुम्हारा लंग्स है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, कितनी, डबल, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जो आउटर साइड में होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं, पराइटल प्लूरा, ठीक। और जो इनर साइड में होती है उसको विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा, ठीक है। और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। उसमें एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये बाकी फीचर्स दिखाए गए हैं जिससे क्या होता है, लोब बनते हैं। आगे देखो, अगर तुम्हारा प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ रहा है, किसका, प्लूरल फ्लूइड का, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है प्लूरेसी, यानी प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं उसको, ठीक। इसको जो है एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसको छोड़ो, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और जहाँ पे तुम्हारा हर्ट होता है वहाँ पे लेफ्ट वाले में एक नॉच बनती है, क्या बनती है, नॉच। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, ठीक। अब देखो जो ट्रेकिया तुम्हारा होता है वो किससे लाइंड होता है, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज से। किससे, सी साइड शेप हाइलिन कार्टिलेज से लाइंड होता है। आगे की तरफ कंप्लीट होगा, लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा होता है। कैसा होता है, इसको पूरी एनसीईआरटी में इस तरह लिखें कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होती है, ठीक। ये ट्रेकिया को सपोर्ट करती है। और जो इनकी इपेथिलियम है, किसकी, ट्रेकिया की, ये कैसी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड। मतलब इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड है, कॉलमनर है, सीलिएटेड है इसकी एपिथेलियम।
अब ये बात यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन एनिमल टिश्यू वाला जब चैप्टर पढ़ोगे, एनिमल टिश्यू वाला, उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक। जो ट्रेकिया की लाइनिंग है, जो उसकी एपिथेलियम वो कैसी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, और उसमें सीलिया भी होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो लंग्स का स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, ट्रेकियल ट्री की, ठीक है। यानी तुम्हारा कैसे ट्रेकिया स्टार्ट हुआ, फिर कैसे प्राइमरी ब्रोंकाई बना, कैसे सेकेंडरी ब्रोंकाई बना, उसके बाद फिर वो बाइफरकेट होकर क्या बनाएगा, टर्सरी, उसके बाद फिर ब्रोंक्योल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्योल, फिर आगे क्या आएगा तुम्हारा, एल्वुलाई आएगा, ठीक, और उसकी डक्ट आएंगी, ठीक। तो ये एक हम लोग एक ब्रांच को लेके चल रहे हैं, ठीक। ये मान लो तुम्हारा यहाँ तक क्या था, ट्रेकिया। ट्रेकिया कहाँ पे बाइफरकेट होता है, T5 लेवल पे। किस पे होता है, T5 लेवल पे। किसमें, दो ब्रांच में टूटेगा ना, एक दो प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा, एक लेफ्ट में जाएगी और एक राइट में जाएगी। तो अगर हम लेफ्ट वाली को कंटिन्यू करें, कैसे कैसे ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो प्राइमरी ब्रोंकाई किसमें बाइफरकेट होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। किसमें होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी से फिर क्या आगे डिवीजन होकर क्या बनाएगा, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा तुम्हारा, प्राइमरी ब्रोंक्योल बनेगा। क्या बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंक्योल, उसके बाद टर्सरी ब्रोंक्योल, ऐसे ही करते करते लास्ट में तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंक्योल आएगा। क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्योल। टर्मिनल ब्रोंक्योल के आगे तुम्हारा अल्विलाई वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। जिसमें क्या होगा, तुम्हारा अल्विलर डक्ट होगी और अल्विलाई होगी, ठीक। अल्विलर डक्ट होगी और अल्विलाई होगी, ठीक। यही वो पार्ट जहाँ पे एक्चुअल जो है गैसियस एक्सचेंज होगा, जो गैस का एक्सचेंज है वो यही पार्ट में होगा, इसी पार्ट में। बाकी क्या है, सब कंडक्टिंग पार्ट है। क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। तो हम पूरे ट्रेकिया को, पूरे ट्रेकियल ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तुम्हारा क्या है, कंडक्टिंग जोन, ठीक है, और एक क्या तुम्हारा रेस्पिरेटरी जोन, या जहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसको गैसेस एक्सचेंज जोन भी बोल सकते हो। तो दो पार्ट में, ठीक। कंडक्टिंग पार्ट में तुम्हारा क्या हो, कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, नो गैसियस एक्सचेंज। सिर्फ क्या होगा तुम्हारा, ओनली कंडक्शन ऑफ एयर होगा, ठीक। यानी जो बाहर से एयर आई है वो और ह्यूमिडिफाई होके थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करेंगे उसको। और जो उसमें डस्ट पार्टिकल है उसको, जो सीलिया प्रेजेंट होंगी इसकी लाइनिंग में, वो उसको प्यूरिफाई करेंगे। और डस्ट पार्टिकल को, यही जब हम कफी वगैरह करते हैं तो उसी के वही सब जो डस्ट पार्टिकल इकट्ठा होते हैं वही बाहर आते हैं, ठीक। तो ये सब काम कौन करेगा, सीलिया करेगा, ठीक। इतना समझ गए। अगर हम लोग फिर से जो है एनिमल टिश्यू की बात करें, एनिमल टिश्यू में जाएं, तो जो ये तुम्हारा पार्ट है, ब्रोंकाई वाला जितना पार्ट है, ब्रोंकाई वाला जितना पार्ट है, उसकी एपिथेलियम कैसे बनी है, उसकी एपिथेलियम कैसे बनी है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर हम ब्रोंकियोल वाले पार्ट में जाएं तो उसकी एपिथेलियम कैसे बनी है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। यानी सीलिया तुम्हारी कहाँ तक है, ब्रोंकाई तक ही है, ठीक। सीलिया कहाँ पे तुम्हारी, ब्रोंकाई तक है। उसके बाद अगला पार्ट जो आएगा तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंकियल वाला, उसकी उसकी लाइनिंग कैसी है, कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी, कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। इसके बाद जो तुम्हारा अल्वेओलाई वाला पार्ट आएगा, उसमें तुम्हारा क्यूबॉइड से स्क्वामस की तरफ आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे, स्क्वामस एपिथेलियम की तरफ। यानी ये क्या है तुम्हारा, जहां से अल्वेओलाई वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पे स्क्वामस एपिथेलियम होगी, ठीक। और जो अल्वेओलर डक्ट और अल्वेओलाई वाला जो अल्वेओलर सेक है, इसकी जो एपिथेलियम होगी वो क्या होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होना है, इसीलिए इसको जो है बहुत थिन होना पड़ेगा, तभी तो गैस का एक्सचेंज होगा। तो ये तुम्हारा टिश्यू पार्ट से है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, समझे। चलो आगे देखो। अब जो तुम्हारा अल्वेओलाई है, इसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड लाएंगी, ठीक। तो कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, वो जो है अल्वेओलाई से जुड़ा हुआ होगा, ठीक। तो गैसेस क्या करेंगी, अल्वेओलाई से डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाएंगे, ठीक। फिर उसको कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वीन, ठीक है। कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वीन। ये सब ले जाके कहाँ, हार्ट में बुलाएंगे, ठीक है। हार्ट के कौन से चैम्बर में खुलेंगी, लेफ्ट एओर्टा में। किसमें, लेफ्ट एओर्टा में, ठीक। और तुम्हारा जो अल्वेओलाई होता है इसमें कुछ सेल होती हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है।
ये क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह को, जो भी तुम्हारा वो है बैक्टीरिया वगैरह उसको खाती है, ठीक। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डस्ट सेल, क्या बोलते हैं, डस्ट सेल। ये एक टाइप है, टाइप ऑफ मैक्रोफेज है, क्या है, टाइप ऑफ मैक्रोफेज। क्लियर हुआ इतना? चलो आगे हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसकी। यहाँ देखो जितनी बातें पीछे समझो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, कितने पेयर होते हैं, एक पेयर, ठीक है, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कहाँ खुलता है तुम्हारा, किसके ऊपर होता है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक। फिर वो कहाँ खुलता है, नेजल चेंबर में, कहाँ खुलता है, नेजल चेंबर, किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू, ठीक। द नेजल चेंबर ओपन टू द, नेजल चेंबर कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स में, ठीक। फेरिंग्स ऐसा पोर्शन है जिसमें तुम्हारी एयर भी पास होगी और फूड भी पास होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, फेरिंग किसमें खुलेगा, लैरिंग्स में, इन द रीजन ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। लैरिंग्स कहाँ होती है, ट्रेकिया के ऊपर ही तो होती है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स, ठीक है, विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, जो आवाज हम लोग निकालते हैं वो लैरिंग्स की ही हेल्प से निकालते हैं, तो इसको एक और नाम दिया गया क्या, साउंड बॉक्स, ठीक। अब देखो ड्यूरिंग स्वेलिंग जब हम लोग फूड को निगलते हैं, ठीक, तो तुम्हारा ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस से कवर हो जाता है, ठीक। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिग्लॉटिस। इससे क्या होता है, स्वेलिंग के दौरान जो तुम्हारा खाना है वो ट्रेकिया में ना जाए, किस में ना जाए, ट्रेकिया में ना जाए, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, उसको कवर कर लेता है, ठीक। इससे क्या होता है, तुम्हारा फूड जो है लैरिंग्स में नहीं इंटर कर पाता है। आगे देखो ट्रेकिया क्या है तुम्हारी, एक स्ट्रेट ट्यूब है, क्या है, स्ट्रेट ट्यूब, कहाँ से एक्सटेंड होती है, मिड थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी से एक्सटेंड होती है, ठीक। और डिवाइड कहाँ पे होती है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे, T5 के लेवल पे वो डिवाइड करेगी, ठीक है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, किस वजह से डिवाइड करेगी, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, ठीक। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज ए रिपीटेड डिवीजन, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, फर्दर डिवीजन होते हैं, तो उससे क्या बनेगा तुम्हारा, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, फिर उसमें डिवीजन होकर क्या बनेगा, टर्सरी ब्रोंकाई, और वो फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाएगी, ब्रोंक्यूल्स, क्या बनाएंगी, ब्रोंक्यूल्स, ठीक। और ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे एंड होगा, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। आगे देखो द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ये जो सारी चीजें हैं, और इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल, ये सब कैसा है, किससे सपोर्टेड है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से, जो सी शेप्ड का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग था ना, ये इस पार्ट को सपोर्ट करती है, ठीक। आगे देखो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन, नंबर ऑफ वेरी थिन इररेगुलर वॉल्ड वास्कुलराइज बैग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्वुलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्वुलाई। ये वही पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होना है, ठीक। आगे द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड अल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, तुम्हारा लंग्स बनाते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक। हमारे पास कितने लंग्स हैं, दो, कितने लंग्स हैं, टू, जो किससे कवर रहते हैं, डबल लेयर्ड ऑफ प्लूरा से, जो बाहर वाली उसको क्या बोलोगे, पराइटल प्लूरा, अंदर वाली को विसरल प्लूरा, ठीक। और उसके बीच में कौन सा फ्लूइड होगा, प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड किस लिए है कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करें तो उसके बीच में जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो तुम्हारा प्लूरा फ्लूइड है। आउटर प्लूरा किसके कांटेक्ट में होगी, तुम्हारी रिब्स के, किसके, थोरैसिक केज है जो, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, और इनर वाली किसके कांटेक्ट में होगी, डायरेक्ट लंग्स के कांटेक्ट में होगी, ठीक। इनर प्लूरा किसके कांटेक्ट में है, डायरेक्ट जो है लंग के सरफेस के, ठीक है, लंग्स के सरफेस से। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट, कौन सा है, कंडक्टिंग पार्ट। और जो तुम्हारा अल्वुलाई वाला पार्ट है, अल्वुलाई और अल्वुलर डक्ट, ये कौन सा पार्ट है तुम्हारा, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, ठीक। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है तुम्हारा,
ये ट्रांसपोर्ट करेगा एयर को एटमॉस्फेयर से अलवलाई तक। कौन करेगा? कंडक्टिंग पार्ट। और क्या करेगा? उसको क्लियर करेगा। क्या करेगा? क्लियर करेगा। उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको क्लियर करेगा और ह्यूमिडिफाई करेगा, ठीक है। और उसका टेम्परेचर डाउन करके कहाँ तक लाएगा? बॉडी टेम्परेचर तक, ठीक। ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये सब तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट में होगा, ठीक। आगे देखो, एक्सचेंज पार्ट क्या है तुम्हारा? एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। यहीं पे एक्चुअल तुम्हारा एक्सचेंज होगा गैसेस का। आगे दो, लंग्स कहाँ से सिचुएटेड होते हैं तुम्हारे? थोरेसिक चैम्बर में। किसमें होते हैं? थोरेसिक चैम्बर में। तो थोरेसिक चैम्बर की एनाटॉमी थोड़ा सा समझ लो। ये कैसा चैम्बर है? एयर टाइट है। कैसा है? एयर टाइट, यानी चारों तरफ से वो एकदम क्लोज है। तो तुम्हारा जो डॉर्सल साइड है इसका, थोरेसिक चैम्बर का जो डॉर्सल साइड है उधर क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगी। क्या होगी? वर्टिब्रल। डॉर्सल और वेंट्रल समझ रहे हो? पीछे वाला साइड तुम्हारा डॉर्सल है, आगे वाला वेंट्रल है। और वेंट्रल साइड पे क्या होगा तुम्हारा? स्टर्नम होगा। क्या होगा? स्टर्नम होगा, ठीक है। और साइड में क्या होगा? लेटरली क्या होगा? रिब्स होंगी। लेटरली क्या होंगे? रिब्स होंगी, ठीक। और नीचे की साइड में क्या होगा तुम्हारा? डोम शेप्ड डायाफ्राम, ठीक। क्या होगा? डोम शेप्ड डायाफ्राम, ठीक है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity, कोई भी चेंज अगर इस कैविटी में होगा तो सिमिलर चेंज कैसा होगा तुम्हारा? लंग्स में होगा, ठीक है। अगर हम थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से तुम्हारा लंग्स का वॉल्यूम भी घटेगा और बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एकदम क्लोज है, ठीक है। क्या है ये? इनकी एनाटॉमी ऐसी है कि एकदम जो है क्लोज सेटअप में है। अब ऐसा ऐसा अरेंजमेंट इसलिए एसेंशियल है, किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। किसके लिए एसेंशियल है ये? ब्रीथिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम लोग जो है डायरेक्टली नहीं अल्टर कर सकते हैं इसको। ये पूरा ऐसा सेटअप है कि हम लोग थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटाएंगे बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से तुम्हारा लंग्स का जो कैविटी है उसमें भी चेंज आएगा। अब देखो, रेस्पायरेशन के स्टेप्स हैं कुछ। मैंने बताया था ना, रेस्पायरेशन का एक स्टेप है ब्रीथिंग। तो पहले हम लोग ब्रीथिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रीथिंग। और यही मेजर पार्ट है इसमें का। उसके बाद गैस का डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ गैस कहाँ पे? अल्वलाई लेवल पे, ठीक। पहले हम कहाँ देखेंगे? अल्वुलर मेम्ब्रेन पे देखेंगे। उसके बाद जो है उसका ट्रांसपोर्ट देखेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन और इन सब का काम आएगा, आरबीसी वगैरह का, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? जो ऑक्सीजन गई वो टिश्यू लेवल पे कैसे डिफ्यूज हो रही है, ठीक। ब्लड और टिश्यू के बीच में उसका एक्सचेंज देखेंगे। कितना क्लियर हुआ? तो ब्रीथिंग क्या है तुम्हारा? पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। हम लोग ऐसा नहीं करते कि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 बाहर छोड़ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो जो एयर अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, यानी वो ऑक्सीजन रिच है। और जो बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? CO2 का लेवल ज़्यादा होता है, यानी वो CO2 रिच है। ये मत बोलना कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। ऑक्सीजन रिच और CO2 रिच होती है वो। चलो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक। ये सारे स्टेप समझ गए ना? अब ब्रीथिंग में तुम्हारे दो स्टेप आएंगे, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। और गैसेस एक्सचेंज जो तुम्हारा होगा एल्वुलाई लेवल पर, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, O2 का अलग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और CO2 का अलग पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप आएगा तुम्हारा इंटरनल रेस्पायरेशन। उसमें क्या होगा? गैस का एक्सचेंज होगा टिश्यू लेवल पे। और अगला स्टेप होगा तुम्हारा सेल के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक। यही कहानी तो है। यहाँ देखो, हम लोग ब्रीथिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा है? मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक। और ये डाटा लिखा हुआ कि 1 मिनट में हम लोग 12 से 16 बार लगभग सांस लेते हैं। तो इसका जो सेटअप है, ठीक, इसमें दो मेजर मसल है, इनका नाम याद रखना, ठीक। किसका? इसका एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इन मसल्स का नाम याद रखना, ठीक।
इस डायग्राम में उसी को दिखाया गया है। तो ये तुम्हारी थोरेसिक कैविटी है, उसको जो है डायग्राम बना के दिया गया। नीचे की साइड में क्या है तुम्हारा, ये डायाफ्राम, क्या है, डायाफ्राम, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं फ्रेनिक मसल, क्या नाम देते हैं, फ्रेनिक मसल। आगे की साइड तुम्हारा स्टर्नम होगा, पीछे की साइड थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे, क्या होंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे। और ये तुम्हारा कौन सा होगा, स्टर्नम वाला एंड, ठीक। देखो हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को देखने जा रहे हैं। इंस्पायरेशन कब होता है, ये एक्टिव प्रोसेस है, क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, तुम्हारे जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, समझ रहे हो। इंस्पायरेशन में क्या होगा तुम्हारा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी ये वाली जो मसल है जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो रिब केज है उसको ऊपर उठाती है, क्या करती है, ऊपर उठाती है, ठीक। क्योंकि ये बाहर की साइड में होती है। दो रिब जब देखोगे उसके बीच में जो है ये दोनों मसल्स हैं, ठीक। एक तुम्हारी आउटर आउटर लिप से जुड़ी हुई है और एक अंदर की साइड में। तो जब बाहर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब को ये ऊपर उठाएगी, ठीक, रिब को ऊपर उठाएगी, जिससे क्या होगा, तुम्हारा थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या होगा, थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। किस 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 डायरेक्शन में बढ़ेगा, डॉर्सो वेंट्रल में, किसमें, डॉर्सो वेंट्रल, इस एक्सिस पे तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप, कैसा होता है, डोम शेप। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये थोड़ा सा फ्लैट होगा, क्या होगा, फ्लैट होगा। तो जब फ्लैट होगा तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक, क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर क्या होगी, अंदर आएगी, कैसे आएगी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक। जैसे सक्शन पंप काम करता है, सक्शन पंप जैसे काम करता है उसी तरह से अगर हम लोग अंदर अंदर प्रेशर डाउन कर लें तो बाहर की हवा अपने आप अंदर जाएगी, अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो अंदर की हवा बाहर आएगी, ठीक। तो एयर एयर इन और आउट होती है किसकी वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। कैसे होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और प्रेशर घटा बढ़ा कैसे सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम को चेंज करके, ठीक, कैसे, वॉल्यूम को चेंज करके। तो हम लोग वॉल्यूम को चेंज करेंगे, उसी हिसाब से तुम्हारा प्रेशर चेंज होगा और एयर इन होगी या आउट होगी। तो वॉल्यूम जब हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा ना। सब लोग बेसिक नियम पढ़े हो ना, पीवी बराबर एनआरटी वाले जो पढ़े हो, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली होता है ना। वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर जब घटेगा तो बाहर प्रेशर तो कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर वाला, तो एयर क्या होगी, बाहर से अंदर आएगी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इंस्पायरेशन हो गया, क्या हो गया, इंस्पायरेशन, ठीक। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, हम लोग प्रेशर तो नहीं चेंज कर सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम को चेंज करेंगे, ठीक। अब जो तुम्हारी मसल्स थी ये वाली, कौन सी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये क्या करेगी, रिलैक्स होगी। जो तो जब ये रिलैक्स होगी तो जो इस एक्सिस वाला वॉल्यूम है तुम्हारा ये कम होगा ना, डॉर्सो वेंट्रल वाला वॉल्यूम तुम्हारा कम होगा, ठीक। और जो तुम्हारा डायफ्राम है ये भी रिलैक्स करेगा। ये जब रिलैक्स होगा तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट से डोम शेप होगा, कैसा होगा, फ्लैट से ये डोम शेप होगा। जब फ्लैट से डोम शेप होगा तो जो तुम्हारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो वॉल्यूम बढ़ी थी वो भी कम हो जाएगी, ठीक। तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगी, इस चैम्बर की कम हो जाएगी। जब वॉल्यूम कम हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर क्या होगी, बाहर आएगी, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन समझ गए। इतना समझ में आया। इंटरनल वाली जो मसल है इसकी बात करें ना, इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये तुम्हारा डीप इंस्पायरेशन डीप एक्सपायरेशन जो होता है उसमें मदद करती है, किसमें, डीप एक्सपायरेशन में। बाकी नॉर्मली इसका कोई काम नहीं है। तो तुम्हारा जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, और कौन सी दो मसल है ना मेन, एक तुम्हारा इंटरकॉस्टल मसल जिसमें क्या आएंगे तुम्हारे इंटरनल और एक्सटर्नल, और एक क्या तुम्हारा डायाफ्राम है, ठीक। इसी के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से तुम्हारा वॉल्यूम बदलेगा, क्या बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। तो अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें, किसकी, इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन में क्या हुआ तुम्हारा,
दो मसल कॉन्ट्रैक्ट की थी ना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो वॉल्यूम क्या हुआ था, बढ़ गया था। किस एक्सिस में बढ़ा था, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब एंट्रो पोस्टीरियर में बढ़ा था, ठीक। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ा था। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो डोर्सो वेंट्रल वाला वॉल्यूम बढ़ा था, ठीक। तो इस इंस्पायरेशन में यही होता है, ठीक। एक्सपायरेशन कब होगा, जब ये दोनों मसल रिलैक्स हो जाएं, ठीक। क्या हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। तो रिलैक्स होंगी, आप वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे तो वॉल्यूम तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक। तो ये कब होता है, एक्सपायरेशन में। नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसमें एनर्जी की नीड है ना, कॉन्ट्रेक्शन में एटीपी लगती है ना, तो इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। और जिसमें जो है जो तुम्हारा जिसमें एटीपी नहीं लगती, ये क्या तुम्हारा पैसिव प्रोसेस, क्या है, पैसिव। तो इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्टिव, और एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। याद रखना, ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ रिलैक्सेशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन जहां होगा वहीं पे तो एटीपी लगेगी, वहीं पे एनर्जी लगेगी ना। एक्टिव एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी लगती है। अब देखो दो टर्म और हैं, ठीक, दो टर्म और समझ लो। तो जब ये तुम वॉल्यूम वाली बात करोगे, लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम, वहां पे इसका काम आएगा। एक होता है तुम्हारा डीप इंस्पायरेशन, इसको फोर्सिबल इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। डीप इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव है। डीप इंस्पायरेशन में कुछ नहीं होता, इन्हीं दोनों मसल का ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है। क्या, कौन कौन सी मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम, इन दोनों का क्या होगा, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक। तो जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज ज्यादा होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा एयर अंदर आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीप इंस्पायरेशन या फोर्सिबल इंस्पायरेशन। और डीप एक्सपायरेशन क्या है, अब देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन तुम्हारा क्या था, पैसिव था, लेकिन डीप इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव है। इसमें जो है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होगी, तुम्हारी कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ना, किसका, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, किसका, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का। अब जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम को वो क्या करेगी, वॉल्यूम को वो कम करेगी, क्योंकि ये वाली मसल किधर है, अंदर की साइड में है ना। इसकी बात करो अगर इंटरनल वाले की, तो ये अंदर अंदर रिब्स के जो है, चाहे रिब्स, ये दो रिब्स हैं तो ये अंदर की साइड से जुड़ी है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स क्या होंगी, रिब्स जो है अंदर की तरफ जाएंगे। और जो बाहर वाली एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो ये रिब्स को ऊपर उठा रही थी, ठीक। तो एक्सटर्नल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरनल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम घटेगा, यानी डीप इंस्पायरेशन होगा, यानी ज्यादा अंदर प्रेशर जनरेट होगा और ज्यादा हवा बाहर आएगी, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन। और कुछ डीप एक्सपायरेशन में तुम्हारा एब्डोमेन की मसल भी हेल्प करती है, ठीक। जो एब्डोमिनल मसल है वो भी उसमें हेल्प करती है, ठीक। इतनी बात याद रहेगी, चलो ठीक। इसको हम लोग एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात की गई, इसमें कितने स्टेप हैं, दो स्टेप हैं। कितने हैं, दो स्टेप, ठीक। एक क्या तुम्हारा इंस्पायरेशन और एक क्या है, एक्सपायरेशन। जब एयर एटमॉस्फेयर से अंदर आती है उसको क्या बोलते हो, इंस्पायरेशन। और जो अल्वलाई वाली एयर है वो जब बाहर आती है उसको क्या बोलते हो, एक्सपायरेशन, ठीक है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। और द मूवमेंट ऑफ, अब एयर का मूवमेंट कैसे होता है इसको हम लोग देखना है। ये कैसे होता है तुम्हारा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, यानी जो प्रेशर में चेंज आता है उसकी वजह से होता है। इसको होल्ड करो, रोक दो। चलो हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके दो स्टेप है, ठीक। कितने स्टेप है, दो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जब बाहर की हवा अंदर आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेशन बोलते हैं। और फिर जो अलुलर एयर होती है जो बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे। कैसे होता है ये, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। कैसा होता है, एयर का अंदर आना, एयर का बाहर जाना।
ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, यानी प्रेशर का एक ग्रेडियंट बनता है, प्रेशर का एक ग्रेडियंट बनता है, प्रेशर का। तो ये कैसा किसके से बीच में बनेगा, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, किसके से, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है तुम्हारा, इंस्पायरेशन कब होगा, जब तुम्हारा जो लंग्स का प्रेशर होगा वो कम होगा, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, वो कम होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, किससे कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तब क्या होगा तुम्हारा, इंस्पायरेशन होगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, यानी अंदर की तरफ एक तुम्हारा निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा और बाहर तुम्हारा उससे ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो एयर क्या होगी, ऑटोमेटिक बाहर से अंदर आएगी, ठीक। और सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या होता है तुम्हारा, एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब तुम्हारा अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगी तुम्हारी एयर क्या होगी, बाहर आएगी, ठीक, एक्सपायरेशन होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, कोई भी जो हवा होती है वो अपने, जो भी कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डिफ्यूजन जो पढ़े होंगे तुम लोग, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। आगे देखो अब मसल कौन कौन से इन्वॉल्व है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो तुम्हारा डायफ्राम है ये कैसा है, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल है, ठीक। दो मसल है, डायफ्राम और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ये इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, इन्हीं का रोल है तुम्हारा ब्रीथिंग में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। ये सब क्या करेंगी, इस ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है, हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। आगे देखो इनिशिएशन में क्या होगा तुम्हारा, इंस्पायरेशन में क्या होगा तुम्हारा, इंस्पायरेशन में क्या होगा तुम्हारा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा तुम्हारा जो थोरेसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, कौन से एक्सिस में बढ़ेगी, एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस की, कौन सी वॉल्यूम बढ़ेगी, एंट्रो पोस्टीरियर, क्योंकि ये चैम्बर में नीचे है ना, नीचे वाली बाउंड्री बना रहा है ना, तो ये डोम शेप्ड होता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा, जब फ्लैट होगा तो क्या होगा, अंदर की वॉल्यूम बढ़ेगी, कौन से एक्सिस में, एंट्रो पोस्टीरियर में, कौन सी, एंट्रो पोस्टीरियर में, ठीक। आगे देखो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अगली मसल जो है तुम्हारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये क्या करेगी, रिब्स को ऊपर उठाएगी, ठीक है, लिफ्ट्स अप द रिब्स। तो जब रिब्स ऊपर उठाएंगी तो क्या होगा, डोर्सो वेंट्रल वाला एक्सिस जो तुम्हारा उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक। जब रिब्स ऊपर उठेंगे तो किस एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ेगी, डोर्सो वेंट्रल पे, किस एक्सिस पे, डोर्सो वेंट्रल वाला एक्सिस है उस पे वॉल्यूम तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है। अब इन दोनों से क्या होगा, तुम्हारा ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा, दोनों मसल की कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक वॉल्यूम है ये ओवरऑल क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम लोग जानते हैं जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, तो एयर क्या करेगी, बाहर से अंदर आएगी। हम लोग पढ़े थे ना, जो जैसा चेंज तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर में होगा वैसा सिमिलर चेंज किसमें होता है, लंग्स में, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम में सिमिलर चेंज मिलता है, किसमें, सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। आगे देखो एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम या वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जब चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी तो बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना, डाउन हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अंदर का प्रेशर कम हो गया तो एयर क्या होगी, ऑटोमेटिक मूव करेगी कहाँ, आउटसाइड से इनटू द लंग्स, ठीक है, बाहर से हवा अंदर आएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। ये फिगर में दिखाया गया, ठीक। डायफ्राम जो तुम्हारा डोम शेप था ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फ्लैट हुआ ना, यानी नीचे की तरफ मूव करा, ये नीचे की तरफ मूव हुआ, और जो तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इसने रिब्स को ऊपर उठाया, रिब्स को ऊपर उठाया, तो ओवरऑल वॉल्यूम तुम्हारा अंदर का बढ़ गया, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो एयर क्या हुई, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अंदर आने लगी, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेशन, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेशन, ठीक। अगला हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेशन के बारे में। देखो ये दोनों मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी ये जब रिलैक्स होंगी, क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल, कौन सी, एक्सटर्नल वाली, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक। ये दोनों क्या करेंगी, रिलैक्स होंगी, ठीक है। इससे क्या होगा तुम्हारा
जो तुम्हारा डायफ्राम है और जो स्टर्नम है, यानी डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न होगा, स्टर्नम और रिब ये क्या होंगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न होंगी। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो थोरेक्स का वॉल्यूम है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब थोरेक्स का वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो सिमिलर चेंज तुम्हारा किस में आएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम में भी आएगा। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम जब कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा अंदर का प्रेशर। इससे क्या होगा, तुम्हारी एयर क्या होगी, एयर बाहर आएगी। ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। हवा क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपल करेगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक, आगे देखो, ये वाला डायग्राम जो बना है ये उसी को दिखा रहा है। ठीक, जो तुम्हारा डायाफ्राम था वो रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के बाद वो डोम शेप हो गया ना, अपनी नॉर्मल शेप में आ गया। और जो रिब्स तुम्हारी थी, ये रिब्स जो जिसको उठाया था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने, वो भी रिलैक्स होगा। तो रिब्स क्या होगी तुम्हारी, अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न होंगी। उससे क्या होगा, तुम्हारा अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीजेस। ठीक है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। जब यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा क्या होगी, बाहर आएगी। ठीक, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, इसी को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। ये चीज जो लिखी है आगे, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन। हम लोग क्या है, हम लोग के पास ये एबिलिटी है ना, हम लोग डीप इंस्पायरेशन भी कर लेते हैं और डीप एक्सपायरेशन भी कर लेते हैं। तो ये हम लोग मसल को एडिशनल एडिशनल मसल इन्वॉल्व होती है और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, डीप इंस्पायरेशन और डीप एक्सपायरेशन कर देते हैं। उसी की बात की गई था, स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। कौन सी मसल, एब्डोमेन वाली। ठीक, उन मसल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डीप एक्सपायरेशन कर लेते हैं। यानी उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या है तुम्हारा, 12 से 16 पर मिनट। ठीक, अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मोमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग स्पायरोमीटर। किससे यूज कर मेजर करते हैं हम लोग, स्पायरोमीटर से। ठीक, इसका क्लिनिकल असेसमेंट है। ठीक, कोई भी लंग्स का मतलब मान लो लंग्स की कोई डिजीज है तो हम लोग इससे जो है उसको असेस कर सकते हैं। ठीक, स्पायरोमेट्री से। ठीक, ये क्या करेगा, तुम्हारा जितनी भी वॉल्यूम है लंग्स की उसको मेजर करते हैं हम लोग, किससे, स्पायरोमीटर से। अब वॉल्यूम कौन कौन सी इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो, जो तुम्हारा एक तुम्हारा क्या टाइटल वॉल्यूम है, एक क्या तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और एक क्या तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और क्या तुम्हारा रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल ब्रीथिंग पे हम लोग इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। ये कितनी होती है, 500 ml। कितनी होती है, 500 ml। ठीक, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा है। ठीक, इसको शॉर्ट में IRV बोलते हैं। ये एडिशनल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम लोग इंस्पायरेशन के जरिए अंदर ले सकते हैं। ठीक, एडिशनल वॉल्यूम विच कैन बी ब्रीथ इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम को हटा के हम लोग जितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम और इंस्पायर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको एक और नाम दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एयर वॉल्यूम। ये कब होगी तुम्हारा, जब हम लोग फोर्सिबल इंस्पायरेशन करेंगे तभी तो ये एयर आएगी। नॉर्मल में क्या होता है, 500 ml अंदर आया, 500 ml बाहर गया। लेकिन जब हम फोर्स इंस्पायरेशन करेंगे तो और ज्यादा एयर अंदर ले सकते हैं ना। तो उस जो एक्स्ट्रा एयर हम लोग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है तुम्हारी, 2500 से 3000 ml। ठीक है, अगली देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी हम लोग एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायरेशन के जरिए टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के जितनी और हवा जो है हम लोग एक्सपायर कर पाते हैं, एडिशनल एयर जो एक्सपायर कर पाते हैं, वो क्या है तुम्हारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये कब होगी तुम्हारी, ये हवा कब बाहर आएगी, जब हम लोग डीप एक्सपायरेशन करेंगे, यानी फोर्सिबल एक्सपायरेशन जब करेंगे
तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो निकलेगा ही, उसके अलावा तुम्हारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा एक्स्ट्रा जितनी एयर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं वो क्या है तुम्हारी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है, 1000 से 1100 ml। ये फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान ही निकलेगी, ठीक। आगे देखो, चौथी वॉल्यूम क्या है तुम्हारी, रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब ये लंग्स में हमेशा बची हुई रहती है, ठीक है, रिमेनिंग वॉल्यूम एक तरह से। चाहे जितना हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर लें, चाहे जितना डीप एक्सपायरेशन कर लें, फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर लें, ये वाली एयर हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ये हमेशा लंग्स में रहेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। ये कितनी होती है तुम्हारी, 1100 से 1200 ml, ठीक, 1100 से 1200 ml, ठीक। और देखो जो तुम्हारा ये टाइडल वॉल्यूम था, टाइडल वॉल्यूम के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक। कुछ हवा तुम्हारी कंडक्टिंग जोन में रहती है और कुछ वॉल्यूम तुम्हारा कहाँ रहता है, रेस्पिरेटरी जोन में। लगभग 500 ml जो हम लोग इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उसमें से 150 ml तुम्हारा जो तुम्हारा डेड स्पेस है, कंडक्टिंग वाला पार्ट, उसमें रहती है। 350 ml तुम्हारा अलवेलाई में रहती है, किसमें, अलवेलाई में रहती है। यही तुम्हारी इसी एयर का तुम्हारा एक्चुअली एक्सचेंज होगा। ये वाली तुम्हारी डेड एयर होती है, क्या, डेड स्पेस एयर होती है, इसका एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ये कंडक्टिंग जोन में रहती है। और जो है मेजर हवा तुम्हारी कहाँ रहती है, अलवेलाई में, ठीक। तो ये एनसीईआरटी नहीं लिखा, इसको छोड़ सकते हो, ठीक। इतना याद रखना टाइडल वॉल्यूम के बारे में। आगे हम लोग बात करें, अब पढ़ते हैं हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी। क्या पढ़ते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। जो डिफरेंट 4 टाइप की जो तुम्हारी वॉल्यूम है, इन्हीं को मिला के हम लोग डिफरेंट कैपेसिटीज बनाते हैं, ठीक। जैसे तुम्हारा क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहला क्या है तुम्हारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, देखो जो इंस्पायरेशन हम लोग करते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम आता है, डीप फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आती है ना। तो जो तुम्हारी इन दोनों वॉल्यूम को जोड़ के जो कैपेसिटी बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के क्या बनता है तुम्हारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको अगर एक लाइन में बोला जाए तो एयर इंस्पायर ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। ये वो हवा है जब हम लोग फोर्सिबल एक्सपायरेशन करके अंदर लेते हैं, टोटल टाइडल वॉल्यूम को भी जोड़ के और जो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उन दोनों को मिला के जो हवा हम अंदर लेते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन करके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये वैल्यूज जोड़ोगे तो ये सब आएगा, ठीक। हम लोग सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। आगे देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगला क्या है तुम्हारा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखो जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम तो निकालते ही हैं। जब फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं यानी डीप एक्सपायरेशन करते हैं तब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको भी बाहर निकाल देते हैं ना। तो डीप एक्सपायरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एयर निकाल देते हैं। तो इन दोनों एयर को मिला के जो कैपेसिटी बनती है तुम्हारी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्स्ट्रा एयर कितनी और हम बाहर निकाल सकते हैं, उन दोनों को जोड़ के जो तुम्हारी कैपेसिटी बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो एयर एक्सपायर यानी जो हवा हम बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग द डीप एक्सपायरेशन। तो जब डीप एक्सपायरेशन करेंगे तो पहले टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को मिला के क्या बनी तुम्हारी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बनी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगली कैपेसिटी है तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या है तुम्हारी, जो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उसके अलावा तुम्हारा रेजिडुअल एयर वॉल्यूम जो है, इन तीनों को मिला के, नहीं जो तुम्हारी लंग्स में रह जाती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व और रेजिडुअल, टाइडल तो हम लोग निकाल देंगे ना। देखो ये वो वॉल्यूम है जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करे, नॉर्मल एक्सपायरेशन करे तो क्या हुआ, 500 ml निकल गया, ठीक, टाइडल वॉल्यूम निकल गया। अब जो हवा अंदर बची है, अब हवा जो अंदर बची है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, एफआरसी बोलते हैं, ठीक, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो अंदर कौन कौन सी एयर बचेगी, एक तुम्हारी एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी और
एक रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी और तुम्हारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगी ना। रेजिडुअल को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको निकाल सकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या निकाला नहीं इसको, ठीक। हम लोगों ने सिर्फ जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है। तो ये दोनों एयर जो अंदर बच जाएगी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसको अगर एक लाइन में बोला जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स, विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करके हम लोग टाइडल वॉल्यूम निकाल दिए, उसके अलावा जितनी भी एयर अंदर बची वो क्या है तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें जो है हम लोगों ने इंस्पायरेटरी को नहीं जोड़ेंगे, डीप इंस्पायरेशन नहीं किया हमने, सिंपल जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन करें, टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया। अंदर क्या बचा तुम्हारा, ईआरवी बचा और आरएवी बचा ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बची और फंक्शनल रेजिडुअल एयर वॉल्यूम बची ना। तो ये क्या है तुम्हारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगली कैपेसिटी क्या है तुम्हारी, वाइटल कैपेसिटी। क्या है, वाइटल कैपेसिटी। ये कौन सी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर डीप एक्सपायरेशन बाय डीप इंस्पायरेशन। मतलब जितनी हवा बाहर छोड़ दें मैक्सिमम, जितना हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, उसके बाद जितनी हवा मैक्सिमम हम लोग इंस्पायर कर लें, वो क्या है तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है, वाइटल के पहले जैसे हम लोग नॉर्मल है, हम लोग क्या करें डीप एक्सपायरेशन करते हैं। डीप एक्सपायरेशन करने के बाद हम लोग डीप इंस्पायरेशन करें तो जितनी वॉल्यूम अंदर आ जाएगी, डीप इंस्पायरेशन करने जाओगे तो पहले कौन सी वॉल्यूम आएगी, जो तुम निकाले हो डीप एक्सपायरेशन से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी, ठीक। उसके बाद क्या आएगी तुम्हारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी और टाइटल वॉल्यूम आएगी ना, तीनों वॉल्यूम आएंगे ना। डीप एक्सपायरेशन के बाद जब हम लोग डीप इंस्पायरेशन करेंगे तो तीनों वॉल्यूम अंदर आएंगे ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ये क्या क्या होगा, टीवी, आईआरवी और ईआरवी, ठीक। ये सबको रटा हुआ होना चाहिए, सब लोग रटे भी होते हैं, ठीक। टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब का जो टोटल होता है वो वाइटल कैपेसिटी है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर द डीप एक्सपायरेशन बाय डीप इंस्पायरेशन। यहाँ पे फोर्सिबल एक्सपायरेशन और फोर्सिबल इंस्पायरेशन बोला। यानी देखो यहाँ देखो, जब हम लोग डीप एक्सपायरेशन कर दिए, डीप एक्सपायरेशन कर दिए तो अंदर क्या बचा होगा, सिर्फ रेजिडुअल एयर वॉल्यूम बची होगी ना। तो जब रेजिडुअल एयर वॉल्यूम है तो डीप एक्सपायरेशन करने के बाद और कुछ नहीं अंदर ना। फिर जब हम डीप इंस्पायरेशन की ओर जाएंगे तो पहले क्या होगा, जब डीप इंस्पायरेशन करेंगे तो जो तुम्हारी ईआरवी निकली है ना एक्सपायरेटरी वाली, वो भी अंदर आएगी। फिर तुम्हारा इंस्पायरेटरी वाला जितना टाइटल वॉल्यूम अंदर आएगा, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा हम लोग ले सकते हैं इंस्पायरेटरी वाला, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना, वो भी अंदर आएगी। यानी तीनों वॉल्यूम हम लोग अंदर ले सकते हैं, ठीक। तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, ये तीनों वैल्यू मिलके वाइटल कैपेसिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाइटल कैपेसिटी बनाएंगे। तो उसको सम करोगे तो वो डाटा वो लिखा है वो सब जोड़ लेना, ठीक। आगे देखो, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम एयर विच फील्ड इन द लंग्स आफ्टर द डीप इंस्पायरेशन। मतलब मैक्सिमम कितनी एयर हम लोग लंग्स में रख सकते हैं, वही तो होगा तुम्हारा लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जितनी भी वॉल्यूम है तुम्हारी, चारों वॉल्यूम को टोटल कर दो, ठीक। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल, इन तीनों का सम क्या होगा तुम्हारा, टोटल लंग कैपेसिटी। ये लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक। कितना क्लियर हुआ। आगे देखो, ये टोटल लंग कैपेसिटी को एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना। ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे, तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी बना लेंगे ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस जो अंदर वॉल्यूम बची थी रेजिडुअल एयर वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी को। आगे दो टर्म लिखे हुए हैं आगे, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन समझ लो इसको। एक दोबारा था पल्मोनरी वेंटिलेशन, और एक क्या होता है तुम्हारा अल्वियोलर वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन और अल्वियोलर वेंटिलेशन। सुनो, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा ब्रीथिंग रेट है और टाइडल वॉल्यूम है, इसको जब इंटू करोगे तो जितनी एयर पर मिनट हम लोग लेते हैं, 1 मिनट में जितना एयर हम लोग एक्सपायर या इंस्पायर करते हैं, वो क्या है तुम्हारा पल्मोनरी वेंटिलेशन है। क्या है,
पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो है एक बार हम नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कितना वॉल्यूम लेते हैं 500 ml ना, और ब्रीथिंग रेट हमारा कितना है 12 से 16 यानी लगभग बात की जाए तो 6000 से ये कितना हुआ 6 लीटर से 8 लीटर वॉल्यूम लगभग पर मिनट हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। यही तुम्हारा क्या है पल्मोनरी वेंटिलेशन है। अब अल्वियुलर वेंटिलेशन क्या है, कौन सा अल्वियुलर, यानी एक्चुअल एक्सचेंज जो जितनी गैस का हो रहा है उसका अमाउंट क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्वियुलर वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है तुम्हारा अल्वियुलर एयर जो है तुम्हारी और जो ब्रीथिंग रेट है इसको इंटू कर देते हैं। अल्वियुलर एयर हम लोग टाइडल जो तुम्हारा क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम था, ये 2 जोन में रहता है ना, कंडक्टिंग वाले में 150 ml रहता है और रेस्पिरेटरी वाले जोन में 350 ml रहता है। तो 350 ml और ब्रीथिंग रेट जब इंटू करोगे तो जो वॉल्यूम आएगी वो तुम्हारी क्या होगी पल्मोनरी वेंटिलेशन वाली वॉल्यूम। ठीक, हमेशा याद रखना जो तुम्हारी पल्मोनरी वेंटिलेशन की वॉल्यूम है ये अल्वियुलर वाले से ज्यादा होती है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, चाहो तो छोड़ दो। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात कर रहे थे ना, हम लोग समझ लिए ना सारी चीजें। तो एनसीईआरटी में भी एक बार देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है तुम्हारा एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक, इसका अमाउंट कितना होता है 500 ml। कितना होता है 500 ml। मतलब एक हेल्दी मैन कैन इंस्पायर या एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 लीटर एवल ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में लगभग 6 से 8 लीटर एयर हम लोग उसको इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। ठीक, अगली वॉल्यूम कौन सी है तुम्हारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एडिशनल एयर हम लोग इंस्पायर कर लेते हैं, कैसे डीप या फॉर्सिबल इंस्पायरेशन के जरिए। एक्स्ट्रा है जो हम लोग एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्सिबल यानी डीप वही वाला। ये कितना होता है इसका अमाउंट 2500 से 3000 ml। कितना होता है 2500 से 3000 ml। तो ये डाटा याद रखना, पूछा जाता है, ये नीट में बहुत सवाल आते हैं यहाँ से। आगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो हम टाइडल वॉल्यूम निकालते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन से, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं डीप एक्सपायरेशन करके, यानी फोर्सिबल एक्सपायरेशन करके कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है तुम्हारा 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml। अगली वॉल्यूम कौन सी तुम्हारी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कौन सी है जो लंग्स में रिमेनिंग रहती है। ठीक, जिसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, चाहे जितना फोर्स एक्सपायरेशन कर लें उसको निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, ये कितना होता है तुम्हारा 1100 से 1200 ml। ठीक, अब इन सब वॉल्यूम्स को जोड़ के हम लोग कैपेसिटीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं एडिंग अप बाय एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब हो वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। ये बहुत सारी कैपेसिटीज है, कितनी है 5 कैपेसिटीज है ना। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम लोग क्या पढ़े, ये क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी एक नॉर्मल इंस्पायरेशन में कितनी एयर हम लोग टोटल अंदर लेते हैं। और उसके अलावा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन ना, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम। इसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, उसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा ना, दोनों आ जाएंगे। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन है और उससे कहा जाए तो एक्सपायरेशन करो, उसके बाद फोर्सिबल एक्सपायरेशन करो, यानी जितना तुम एक्स्ट्रा वॉल्यूम टोटल निकाल सकते हो। तो क्या क्या निकालेगा वो टाइटल तो निकालेगा ही, उसके अलावा जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी उसको भी बाहर निकालेगा ना। तो इन दोनों को मिलकर क्या बोलेंगे हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, अगली कैपेसिटी क्या है तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये क्या है तुम्हारी, जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम अंदर है उन सब का सम क्या होगा तुम्हारा टोटल क्या होगा तुम्हारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करके हम लोग क्या करेंगे टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल देंगे, अंदर 2 वॉल्यूम बच जाएंगे ना, रेजिडुअल वाली और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों का सम क्या होता है तुम्हारा फंक्शनल
रेजिडुअल कैपेसिटी। अगला क्या है तुम्हारा, वाइटल कैपेसिटी। क्या है, वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होता है तुम्हारा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपायर, यानी पूरी तरह से वो फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी मैक्सिमम एयर वो अंदर इंस्पायर कर सकता है। ठीक, कितनी एयर वो अंदर मैक्सिमम ला सकता है, वो क्या होगी तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी। यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालने के बाद क्या लाओगे, पहले तुम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लाओगे, फिर टाइटल लाओगे, उसके बाद एडिशनल वाली इंस्पायरेटरी वॉल्यूम लाओगे ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है तुम्हारी उसको लाओगे, यानी तीनों वॉल्यूम का जो सम होगा वो क्या होगा तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर, इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, पहले क्या करो, फोर्स इंस्पायरेशन कर लो, उसके बाद जो है फोर्स एक्सपायरेशन करो। तो जब फोर्स इंस्पायरेशन या फोर्स एक्सपायरेशन करने जाओगे तो उसमें क्या होगा, पहले तुम्हारी जो फोर्स इंस्पायरेशन से हवा आएगी वो बाहर जाएगी, टाइटल वॉल्यूम बाहर जाएगा, और जो अंदर से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी बाहर जाएगा ना, यानी तीनों वॉल्यूम बाहर छोड़ना होगा ना। तो ये क्या है तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। आगे देखो टोटल लंग कैपेसिटी, ये क्या है तुम्हारा, एक और कैपेसिटी है टोटल लंग, यानी टोटल लंग्स में कितनी एयर अकोमोडेट कर सकता है उसको, यानी कितनी एयर उसमें मैक्सिमम हो सकती है लंग्स के अंदर, वो क्या है तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। या इसको एक तरह से और लिख सकते हो, ये तीनों क्या है तुम्हारे, एक्सपायरेटरी, टाइटल और इंस्पायरेटरी, ये क्या है तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी है ना, और उसमें क्या जोड़ दो, रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ गए। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। पहले कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, लंग्स में। कहाँ पढ़ेंगे, लंग्स में। ठीक, पहले हम लोग कुछ डाटा जान लें कि बाहर कितना एयर होता है, अंदर कितना होता है। समझे। तो ऑक्सीजन और इसका CO2 का हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर देखेंगे। एटमॉस्फेयर में कितना होता है, कितना होता है इसका प्रेशर, लगभग 159 mmHg के बराबर। 20-21% ऑक्सीजन है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर आता है वो लगभग 159 mmHg होता है। और कार्बन कितनी है तुम्हारी 0.003% ना, इसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम है 0.3 mmHg। ठीक, अब जो तुम्हारी एक्सपायर्ड एयर है, यानी जो तुम हवा बाहर निकाल रहे हो, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, CO2 का परसेंट बढ़ जाएगा ना एक्सपायर्ड वाली एयर में, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा, यानी 119-20 के आसपास आ जाएगा, और कार्बन वाले का CO2 वाले का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, और जो तुम्हारे अल्विलर एयर है, कौन सी अल्विलर एयर, उसमें क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन का पार्शियल प्रेशर, ये कितना होगा तुम्हारा 104 कितना होगा ऑक्सीजन का, और 40 कितना होगा CO2 का। समझे, ये पार्शियल प्रेशर याद रखना। अल्विलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg। ठीक, और CO2 का कितना है 40 mmHg। ठीक, अब देखो जो तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज होता है अल्वुलाई पे, उसको हम लोग समझते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गैसेस एक्सचेंज को समझते हैं। ठीक, यहाँ देखो ये क्या है तुम्हारा अल्वुलाई है, क्या है ये अल्वुलाई है। ठीक, अब जो तुम्हारी अल्वुलर एयर है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, PO2 कितना है 104, कितना है 104, और PCO2 कितना है 40, कितना है 40। और जो तुम्हारा ब्लड है, ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 40, CO2 का कितना होता है 45, कितना होता है 45। यानी अगर देखा जाए तो ब्लड में जो तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ना, ये आ रहा होगा पल्मोनरी कैपिलरी से, ये कौन सा होगा डीऑक्सीनेटेड वाला होगा ना। ऑक्सीजन कितना है 40 mmHg और CO2 कितना है 45। तो जब ये एल्वुलाई के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट है ना, तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन जो है अंदर आएगी, और जिधर CO2 ज्यादा होगी अपने हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक, यानी यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, ऑक्सीजन हाई प्रेशर से कम प्रेशर की लो प्रेशर की तरफ आएगी ना,
यानी ऑक्सीजन अंदर आएगी ब्लड में, ठीक। और ब्लड में CO2 ज्यादा है 45 mHg है ना, और अल्वेलाई में कितना है 40, यानी इसमें ग्रेडियंट है इधर से इधर जाने का ना, ब्लड से ये अल्वेलाई में आएगा, यानी CO2 क्या होगी ब्लड से अल्वेलाई में आएगी। फिर जब यहाँ से ब्लड निकलेगा तो वो कैसा हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, कैसा हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डाटा क्या है, PO2 कितना होता है पार्शियल प्रेशर 95 mHg कितना होता है, और PCO2 कितना हो जाता है 40 mHg, ठीक 40 mHg, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने क्या कर दिया अल्वेलाई ने ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ठीक। और बीच में क्या ये सब क्या है तुम्हारे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम बना उसको देखेंगे, ठीक है। तीन मेम्ब्रेन, तीन लेयर होती है ना, एक तुम्हारे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और एक एंडोथेलियम होगी और एक इसकी अल्वेलाई की मेम्ब्रेन होगी, समझ गए। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे एक एक गैस का ट्रांसपोर्ट समझेंगे, ठीक। गैस का एक्सचेंज तो करा लिया, हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट। पहले किसका करेंगे हम लोग O2 का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे पहला। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है इसको देखना है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ अल्वेलाई में ऑक्सीजन अंदर आएगी ना, प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से इसका पार्शियल प्रेशर इसमें 104 था, इसमें कितना था 40, तो ऑक्सीजन क्या होगी अंदर आएगी ना, अंदर होने के बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया उसमें ऑक्सीजन कितना है 95, कितना है 95। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी तुम्हारी टिश्यू के पास, कहाँ जाएगी टिश्यू के पास, वहां क्या होगा ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगी, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गया, फिर जो है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा वापस यहाँ आएगा, ठीक। ऐसे ही ये चलता रहता है। तो अगर हम ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका PO2 कितना है 95, ठीक। तो दो तरह से इसका जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला तरीका क्या है हीमोग्लोबिन से बाइंड होके, मेजर इसी तरह जाता है, कैसे हीमोग्लोबिन से बाइंड होके, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है लगभग 97%, कितना, ये सारा डाटा एनसीईआरटी में लिखा है। 97% O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के जरिए, कैसे बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, ठीक। और लगभग 3% ऑक्सीजन कैसे है जो डिजॉल्व होती है किसमें प्लाज्मा में, ठीक है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से तुम्हारा ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल बाइंड करता है 4, कितना बाइंड करता है 4, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। और ये क्या बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या प्रोसेस क्या हो गई है ऑक्सीजनेशन, ये एक फिजिकल बॉन्ड है जो डॉट से दिखाया गया है, फिजिकल बॉन्ड, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, ये कैसा बॉन्ड है फिजिकल है, ये रिवर्सिबल भी है, जब कंडीशन बदलोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इतना समझ में आया। अगर हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम की बात करें तो अगर 100 ml ब्लड है, कितना 100, यहां से देखो ऑक्सीजनेटेड से देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो तुम्हारा है उसमें लगभग 20 ml ऑक्सीजन होती है, कितनी, अगर 100 ml ब्लड लोगे तो उसमें 20 ml O2 लगभग डिजोल्व रहती है, ठीक, उसमें 20 ml, वो 20 ml O2 को कैरी करेगा, ठीक। तो जब वो टिश्यू लेवल पे आता है तो इसमें से क्या होती है 5 ml कहाँ चली जाती है टिश्यू के पास, कहाँ चली जाती है टिश्यू के पास, और 15 ml ये वापस लेके यहाँ आ जाता है। तो ये तुम्हारा क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो वाला क्या जो अल्वेलाई से आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन एकदम जीरो नहीं हो जाती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 15 ml फिर भी है पर 100 ml में देखा जाए। तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन में, क्या होगा टिश्यू लेवल पे क्या होगा, जो तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसका डिसोसिएशन होगा, क्या होगा डिसोसिएशन, ठीक। यानी ये टूटेगा, ये कब टूटेगा जब CO2 का लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा और H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगी, तो ये सारे फैक्टर क्या करेंगे इसको तोड़ने को फेवर करेंगे, ठीक। और जो ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यू लेवल में डिलीवर की है 5 ml, वो टिश्यू यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर हुआ इतना। अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारे अंदर, 100 ml ब्लड की अगर बात करें तो उसमें 12 से 16 ग्राम क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। बाकी चीजें नहीं देखो, बस जितना बताया उतना ही ध्यान रखना।
अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसका डिसोसिएशन कैसे होता है, यानी जो तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसका डिसोसिएशन देखने जा रहे हैं हम लोग। तो जो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, अगर पार्शियल प्रेशर उसका घटेगा तो बाइंडिंग कम होगी। ठीक, तो टिश्यू में क्या होता है तुम्हारा, अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू में क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, कितना होता है 40 ना 40 होता है ना, और CO2 का लेवल क्या होता है वहाँ पे ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रही है तो CO2 वहाँ पे बन रही है ना, तो CO2 वहाँ पे ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको डिसोसिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। तो जो तुम्हारा CO2 होगा वाटर से कंबाइंड होकर H+ आयन बनाएगा, अब ये H+ क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये एज ए बफर काम करता है ना हीमोग्लोबिन, तो उससे क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन तुम्हारी टिश्यू को चली जाएगी, किसको चली जाएगी, टिश्यू को, तो टिश्यू सेल में तुम्हारा यही होता है, जो हीमोग्लोबिन तुम्हारा ऑक्सीजन बाइंड करके लाया लगभग मेजर तो इसी से आता है ना 97%, जिसमें से 27% लगभग हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पे क्या होंगी, टूट जाएगी, किसमें टूटेंगी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, किसमें टूटेंगी सॉरी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। तो ये इसको डिसोसिएट करने के फैक्टर कौन कौन से हैं, ये सारे, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और क्या तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर और पीएच, ये सारे फैक्टर क्या हैं जो इसको फेवर करते हैं, इसके डिसोसिएशन को। तो ये बोर इफेक्ट, ये सारे नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखे, लेकिन जो है ये टॉपिक लिखा हुआ है, समझने की जरूरत है इसको। जो तुम्हारे टिश्यू साइड पे होता है, टिश्यू साइड पे क्या होता है, CO2 का लेवल ज्यादा होता है ना, जिससे क्या होता है तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, डिसोसिएट करता है। और कौन से फैक्टर में जो इसको डिसोसिएट करने में मदद करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, जितना ज्यादा बॉडी टेम्परेचर होगा, मेटाबॉलिज्म जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉडी टेम्परेचर होगा ना, और उतना ही तुम्हारा CO2 का प्रोडक्शन होगा, जितना CO2 बनेगा उतना ही क्या करेगा, ये फैक्टर क्या करता है, CO2 अगर कहीं पे ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कराता है वो। और चौथा फैक्टर क्या है तुम्हारा, ये कंपाउंड है तुम्हारा 2,3-DPG, ये ग्लाइकोलिसिस में बनता है ना, तो ये भी जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो तुम्हारा ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में मदद करता है। उसके अलावा पीएच तो है ही, अगर पीएच कम होगा तो ये जल्दी डिसोसिएट कर जाएगा। ये सारी कंडीशन कौन सी है तुम्हारी, कहाँ पे है, टिश्यू लेवल पे, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे। इसके अपोजिट कंडीशन कहाँ होंगी, अल्वेलाई लेवल पे, कहाँ होंगी, अल्वेलाई लेवल पे। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उसमें अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन कितना, लगभग 97% हीमोग्लोबिन कैसा है तुम्हारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, कैसा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, और क्या है इसमें, PO2 इसका कितना है 95 mHg, 95 mmHg, लगभग 20 ml ऑक्सीजन है पर 100 ml ऑफ ब्लड, जिसमें से 5 ml डिलीवर करता है, 15 ml वापस ले आता है वो। अगर डीऑक्सीनेटेड की बात करें हम तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg, कितना है 40 mmHg, लगभग 70% हीमोग्लोबिन कैसा है तुम्हारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लगभग 25 से 27% ही टूटता है। ये डाटा एनसीईआरटी में नहीं है तो इस पर ज्यादा जोर मत दो। और 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन होगी उसमें। जो तुम्हारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसको भी हम लोग यहीं देख लेते हैं, ठीक, एक साथ। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या तुम्हारा, जब हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन टाइप कर्व बनाते हैं तो एक सिग्मोइड कर्व बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो जैसे जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है वो बढ़ता है ना, जैसे जैसे इधर इस एक्सिस पे क्या है तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इधर क्या है परसेंटेज सेचुरेशन
दिखाई गई है, ठीक। तो जैसे जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा जो सेचुरेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो बढ़ेगा, ठीक। यानी इसकी बाइंडिंग को फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, हम पार्शियल प्रेशर चाहे जितना बढ़ाएं, जो तुम्हारा सेचुरेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी जितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो सारे सेचुरेट हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे। तो पहले तो तुम्हारा लीनियर दिख रहा है, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, ये सेचुरेट हो जाता है। और ये बाइंडिंग ये लगभग सिग्मोइड कर्व बनाता है, एकदम लीनियर लीनियर नहीं होता, ये सिग्मोइड होता है, थोड़ा सा एस शेप का। कैसा होता है, एस शेप का कर्व होता है, ठीक। तो ये बाइंडिंग को दिखा रहा है। वो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, एक P50 वैल्यू होती है जहां पे 50% सेचुरेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, P50 वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, P50 वैल्यू, ठीक है। ऐसा पार्शियल प्रेशर जहां पे 50% तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन हो जाए, उसको हम लोग P50 वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू। देखो आप ग्राफ शिफ्ट की अगर हम बात करें, लेफ्ट राइट जो शिफ्ट होता है, तो वो कहा, जैसे अलवलाई की अगर हम बात करें, अलवलाई में क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा है ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ना, तो जो सेचुरेशन होगा वो जल्दी मिल जाएगा ना। यानी ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक। यही अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें, टिश्यू में क्या है तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है। जो सेचुरेशन है तुम्हारा वो ज्यादा प्रेशर पे मिलेगा। तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा तुम्हारा, राइट में। किधर शिफ्ट होगा, राइट में। तो टिश्यू में क्या होता है, तुम्हारा जो ग्राफ है वो राइट शिफ्ट होता है, अलवाई में क्या होता है तुम्हारा, लेफ्ट शिफ्ट होता है। इस चीज को हम लोग P50 वैल्यू से समझ सकते हैं। किससे, P50 वैल्यू से। अगर तुम्हारी P50 वैल्यू कम हुई, P50 वैल्यू कम हुई, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। यानी थोड़ा सा प्रेशर है वो तुम्हारा 50% सेचुरेशन हो जा रहा है, थोड़े से ही प्रेशर में 50% सेचुरेशन हो जा रहा है। तो ये कहाँ मिलेगा तुम्हारा, लंग्स में। अगर P50 वैल्यू बढ़ रही है, यानी 50% सेचुरेशन होने में हमको ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ग्राफ क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। ग्राफ किधर से शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, ठीक। तो इसको P50 से भी रिलेट कर लेना। जो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू। P50 वैल्यू और जो तुम्हारा ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक। समझ गए। अब लेफ्ट में कौन शिफ्ट कराता है, ये सारे फैक्टर, और राइट में कौन शिफ्ट कराएगा, इसके अपोजिट फैक्टर, ठीक। अगर तुम्हारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा ना। लेकिन P50 वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी थोड़े से ही प्रेशर पे तुमको 50% सेचुरेशन मिल जा रहा है, तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसके अपोजिट किधर होगा, टिश्यू लेवल पे, ठीक, उधर क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी बातें हो गई मेरे ख्याल से, हो गई ना। हम लोग CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, टिश्यू से अल्वलाई की तरफ होगा ना, फ्रॉम टिश्यू टू अल्वलाई होगा। देखो CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है किस किस फॉर्म में होगा, इसको पहले हम देखते हैं। लगभग तुम्हारा 7% कैसे होता है, तुम्हारा 7% कैसे होता है, बताओ। और 20 से 25% एज ए हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक। लगभग 70% कैसे होता है तुम्हारा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किसके, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ये वाला, ठीक, ये वाला। 70% लगभग बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। 20 से 25% तुम्हारा कैसा होता है, हीमोग्लोबिन के जरिए, ठीक। और 7% तुम्हारा कैसे होता है, सॉल्युबल स्टेट में या डिजोल्व होकर उसमें प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, ठीक। अब देखो जो 70% तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेजर तो CO2 का ट्रांसपोर्ट इसी के जरिए हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक एंजाइम लगता है, इसका नाम याद रखना, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी जो है पावर ओवर की बात की गई है कि 1 मिनट में जो है
ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो 1 मिनट में जो है 200 मॉलिक्यूल ही जुड़ते हैं इसके, CO2 और वाटर के। ये एंजाइम वाले टॉपिक में लिखा हुआ बात। अगर हम ये एंजाइम लगा दें तो लगभग 6 मिलियन मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनने लगते हैं। तो ये एंजाइम की पावर और की बात की गई थी वहाँ पे। यहाँ देखो, जब तुम्हारा CO2 डिजॉल्व होके जाएगा, वो कैसे, CO2 क्या करेगा, वाटर से कंबाइंड होगा, H प्लस और कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, ठीक। ये तो डिजॉल्व होके चला जाएगा। और जो है, जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन से होगा, तो हीमोग्लोबिन जब डिसोसिएट होगा, ऑक्सीजन उससे निकलेगा, तो उससे क्या अटैच हो जाएगा, CO2 अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा CO2 अटैच हो जाएगा, ठीक। तो ऑक्सीजन कब टूटता है, जब ये H प्लस आके ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ना हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता था और ऑक्सीजन को अलग कर देता था। फिर ये क्या करेगा, HBH क्या करेगा, ये CO2 से कंबाइन होगा और CO2 को कैरी करेगा, ठीक, टिश्यू से अलवाई की तरफ लाएगा। बाकी मेजर पोर्शन तुम्हारा कैसे जा रहा है, एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक, एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक है। CO2 प्लस H2 मिलकर क्या बनेगा, H प्लस प्लस HCO3। तो ये क्लोराइड शिफ्ट वगैरह की बात की गई, इसको पढ़ना नहीं है तो इसको छोड़ ही दो, ठीक। क्लोराइड शिफ्ट हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक। एक बात याद रखना कि इस एंजाइम के लिए तुम्हारा जिंक चाहिए। क्या चाहिए, जिंक कंटेनिंग है। ये तुम्हारा मेनली आरबीसी में होता है, ठीक। कहाँ पे होता है, मेनली आरबीसी में होता है। स्मॉल अमाउंट जो है इसकी प्लाज्मा में भी होती है। मेनली तुम्हारा कहाँ है, आरबीसी में। कार्बोनिक हाइड्रेट की बात की गई है इस वाले एंजाइम की। अब देखो, ये तो तुम्हारी कहाँ की बात हो गई, टिश्यू लेवल की बात होगी। ये कहाँ की बात होगी, टिश्यू लेवल की। अब जब यही ब्लड तुम्हारा लंग्स में पहुंचेगा, अल्वलाई के पास, वहां क्या होगा, वहां इसके अपोजिट कंडीशन होगी ना। वहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो ऑक्सीजन इसको H प्लस को निकाल के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ये टूट जाएगा, ठीक। फिर ये H प्लस क्या करेगा, बाइकार्बोनेट से कंबाइंड होगा और CO2 और वाटर में टूट जाएगा। फिर CO2 जो बनी होगी वो बाहर आ जाएगी और जो तुम्हारे बाइकार्बोनेट है इससे H प्लस कंबाइंड होके वाटर और CO2 बना लेंगे, और CO2 तुम्हारी क्या होगी, डिफ्यूज होके बाहर आ जाएगी, क्योंकि CO2 का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक। आगे देखो, अगर हम लोग बात करें किसकी, लंग्स कैपिलरी की, किसकी, तो तुम्हारा हेल्डेन इफेक्ट है ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट और CO2 में मदद करता है। क्योंकि अगर हम अल्वलाई लेवल पे देखें तो वहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है, रिलीज ऑफ CO2 होता है। क्या होता है, रिलीज ऑफ CO2, यानी जो तुम्हारा CO2 है उसका डिसोसिएशन होता है। जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन के साथ CO2 था ना, उसका डिसोसिएशन होगा, और जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में था वो वापस जो है CO2 और वाटर की फॉर्म में आएगा और वो बाहर निकलेगा, ठीक। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट समझ में आया। अगला देखते हैं हम लोग, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या है ये, इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी गैसेस एक्सचेंज इन टिश्यू कैपिलरी। कहाँ पे, टिश्यू कैपिलरी। देखो, आर्टरी क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है ना, और वीन तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड वाला लेके जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कंडीशन है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, 95 ना, और पार्शियल प्रेशर CO2 कितना है, 40। और टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम है और CO2 का लेवल ज्यादा है। तो क्या करेगा, CO2 बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक। ये ब्लड जब इसके संपर्क में आएगा तो जिधर प्रेशर ज्यादा है उधर से CO2 क्या होगी, कम प्रेशर की तरफ आएगी, और जिधर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है उधर से ऑक्सीजन अपने कम प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, 40 mmHg, ठीक। और CO2 का कितना हो जाएगा, 45 mmHg, यानी CO2 का बढ़ जाएगा। फिर जब ये एल्वलाई में जाएगा तो वहां पे फिर तो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही तुम्हारा गैस का एक्सचेंज होता है। सारी चीज समझ में आई। अगली तुम्हारी भाई रेस्पिरेशन की बात की गई है। ऑक्सीजन का जो यूज होता है तुम्हारा कहाँ होता है, ETS में होता है ना, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब एक और टॉपिक है तुम्हारा रेगुलेशन वाला। कौन सा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें दो नर्वस कंट्रोल भी होता है और केमिकल कंट्रोल भी होता है। नर्वस कंट्रोल कैसे होता है, दो सेंटर होते हैं ना तुम्हारा, मेडुला में होते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर ना।
इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर होते हैं ना, उसके अलावा तुम्हारा ये सेंटर होता है न्यूमोटॉक्सिक और एपनियोस्टिक और न्यूमोटॉक्सिक। ये सेंटर कहाँ होते हैं? मेडुला में। ये क्या करते हैं, इसके जो तुम्हारा रेस्पायरेशन है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन, इसको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, इसको मतलब कंट्रोल करते हैं। इन सेंटर्स के नाम याद रखना। कहाँ पे होते हैं ये? मेडुला में। ठीक, कहाँ होते हैं? देखो, जो तुम्हारी अल्वलाई है, ठीक, अल्वलाई पे स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं। तो अगर ज्यादा एयर मान लो अंदर आ गई, तो वो एक जब स्ट्रेस करेंगे तो वो इम्पल्स देंगे किसको? एक्सपायरेटरी सेंटर को। एक्सपायरेटरी सेंटर क्या कर रहा है? इंस्पायरेटरी सेंटर को अपना सिग्नल देगा, और ये सब क्या करेंगे? जो नेसेसरी चेंज करना होगा उसमें, यानी अगर जो तुम्हारा रेट होगा उसको घटाना या बढ़ाना होगा, वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, तो इंस्पायरेटरी सिस्टम सेंटर जो है तुम्हारा कहाँ से इम्पल्स वो करे, रिसीव करेगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम से। ठीक, ये यहाँ से यही लोग तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंस्पायरेशन के टाइम पे, यहाँ से मैसेज सेंड करेगा, फिर एक्सपायरेशन के टाइम पे यहाँ ये इन सारी मसल से न्यूरॉन्स के जरिए वो मैसेज को रिसीव करेगा। इसमें जो है दोनों सेंटर के नाम काम याद रखना। ठीक है, इसके एपनियोस्टिक और न्यूमोटैक्सिक से। एपनियोस्टिक क्या करता है? तुम्हारा रेट ऑफ पैटर्न बताता है। ठीक, ब्रीथिंग का पैटर्न क्या होगा, रेट ऑफ पैटर्न को डिसाइड करेगा। और जो तुम्हारा न्यूमोटिक सेंटर है, एपनियोटिक सेंटर, ये वाला, ये क्या करता है? रेस्पायरेशन की डेप्थ को कंट्रोल करता है। ठीक, ये कौन सा सेंटर है? जो रेस्पायरेशन की डेप्थ को बताएगा। और न्यूमोटैक्सिक वाला क्या करेगा? रेट ऑफ पैटर्न को कंट्रोल करेगा, यानी जल्दी जल्दी सांस लेना या धीरे धीरे लेना है, तो उन सबको ये सारे सेंटर रेगुलेट करेंगे मिलके। तो दो सेंटर तो याद रखना। ठीक, इंस्पायरेटरी सेंटर और ये न्यूमोटैक्सिक और एपनियोस्टिक वाले, ब्रीथिंग के पैटर्न को ये लोग कंट्रोल करते हैं। आगे देखो, केमिकल रेगुलेशन में क्या है तुम्हारा? ये दो चीजें क्या होती हैं? CO2 के लेवल को सेंस करती हैं। कौन कौन से? कीमो रिसेप्टर होते हैं ना कुछ। कहाँ पे? कैरोटिड आर्टरी में। कहाँ पे? कैरोटिड आर्टरी में कुछ कीमो रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम लोग बैरो रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड में CO2 का लेवल डिटेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से जो है फिर जो है केमिकल सिग्नल देते हैं इन सारे सेंटर्स को कि रेट को मतलब इंस्पायरेशन करना है, एक्सपायरेशन करना है, रेट को घटाना है या बढ़ाना है। फिर वो लोग हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं, फिर वो सिग्नल देंगे उनको। ठीक, तो इंस्पायरेटरी सेंटर जो तुम्हारा ये वाला इंस्पायरेटरी सेंटर, ये क्या है तुम्हारा? कीमो रिसेप्टर है। क्या है ये? कीमो रिसेप्टर है। ये तुम्हारा H+ और CO2 के कंसंट्रेशन को ब्लड में सेंस करके इसी सेंटर के पास इंफॉर्मेशन आएगी। सेंस कौन करेंगे? जो कैरोटिड आर्टरी में रिसेप्टर लगे हुए हैं तुम्हारे, बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर, ये सब सेंस करेंगे और सिग्नल किसको देंगे? इंस्पायरेटरी सेंटर को। ठीक, तो जैसे तुम्हारा इन सब का लेवल बढ़ता है तो इंस्पायरेटरी सेंटर क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है ना। इंस्पायरेटरी सेंटर क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। इस सेंटर पे, कौन से? इंस्पायरेटरी सेंटर पे ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन ज्यादा हो ब्लड में, कम हो, उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। सिर्फ किसको डिटेक्ट करेगा? H+ और CO2 की कंसंट्रेशन को, यानी CO2 घट बढ़ रही है तो वो उसको सेंस करेगा। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं। ठीक, डिपेंड ऑन CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ CO2 कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड रहती है वो चीज। इतना क्लियर हुआ? चलो, इतना हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। चलो देखते हैं, जो चीजें हम लोग अभी तक समझे हैं उसको हम लोग एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। ठीक, तो अल्वलाई क्या है तुम्हारी? अल्वलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। एक तो तुम्हारा ब्लड और टिश्यू लेवल पे होगा, और तुम्हारा क्या होगा? ब्लड और अल्वलाई के लेवल पे होगा। दो जगह एक्सचेंज होना है ना। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे होता है ये? डिफ्यूजन के जरिए। ठीक, किस प्रेशर और उसकी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ही तुम्हारा डिफ्यूजन होता है ना। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो अपने ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाता है ना, यही तो डिफ्यूजन है।
तो उसी पे बेस्ड होगा ये सारा। आगे देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी और जिस मेम्ब्रेन से वो क्रॉस हो रहे हैं उसकी थिकनेस और इन्वॉल्व द डिफ्यूजन, ये सब क्या डिसाइड करेंगे, ये सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन को। किसको डिसाइड करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन कौन से, गैस की सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन की थिकनेस। आगे देखो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, ये वही पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। जो तुम्हारा किसी भी मिक्सचर एटमॉस्फेयर में एयर ना बहुत सारे गैसेस है ना, तो उसमें ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो उसका पार्शियल प्रेशर हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर गैस द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है वो क्या होता है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, PO2 से। ठीक, स्मॉल p और O2। ठीक है, ऐसे तुम्हारा CO2 का अगर पार्शियल प्रेशर बताना होगा तो PCO2। ठीक, आगे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल, यानी अलवलाई और टिश्यू और तुम्हारा एटमॉस्फेयर, इन तीन जगह पे इनका पार्शियल प्रेशर इस टेबल में बताया गया है। जैसे तुम्हारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है 159, ठीक है 159 mmHg, और CO2 कितना है 0.3 mmHg। ठीक, लेकिन अगर अलवलाई की बात करें तो वहां पे PO2 कितना है 104। ठीक, PCO2 कितना है 40। अगर हम लोग डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीनेटेड में क्या होगा, CO2 का लेवल जाता होगा ना, तो CO2 क्या है 45। ऑक्सीनेटेड में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल जाता होगा, ये कितना होगा 95 mmHg। ठीक, प्रेशर किसमें है, ये mmHg में है, सारे प्रेशर किसमें है mmHg में। ठीक, फिर टिश्यू साइड पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन 40 होगा और CO2 क्या होगा 45 होगा। यानी टिश्यू और अगर इन दोनों की बात करो तो इनका डाटा सेम है। ठीक, जो तुम्हारा टिश्यू में होगा वही तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड में भी होगा। चलो यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। देखो ये पूरा एक ही डायग्राम में सारी चीजें दिखाई गई हैं CO2 और O2 के ट्रांसपोर्ट को। अगर हम लोग बात करें अलवलाई की, तो अलवलाई में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg है ना, और CO2 कितना है 40। अगर इधर से जो ब्लड आ रहा है तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड वाला, कौन सा डीऑक्सीनेटेड वाला, उसमें क्या कंडीशन है, PO2 कितना है 40 और PCO2 कितना है 45। तो जब ये यहाँ आएंगे हर्ट से होते हुए तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इसमें ज्यादा है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे 40 है और इसमें क्या है 45। तो ऑक्सीजन क्या होगी, ब्लड से डिफ्यूज होके अलवलाई में जाएगी, ब्लड से डिफ्यूज होके अलवलाई में जाएगी। ऑक्सीजन क्या है डीऑक्सीनेटेड वाले में कम है 40 है, और बाहर अलवलाई में क्या है 104 है ना, तो ऑक्सीजन क्या होगी अंदर से अलवलाई से ब्लड में आएगी, अलवलाई से ब्लड में आएगी। यानी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन इन होगी और CO2 आउट होगी, यही एरो दिखा रहे हैं। फिर अब जो ये ब्लड आया वो कैसा हो गया, ऑक्सीनेटेड हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीनेटेड होगा। इसमें क्या कंडीशन है, PO2 कितना है 95 और CO2 कितना है 40 mmHg, कितना है 40 mmHg। फिर जब ये टिश्यू लेवल में पहुंचेगा, टिश्यू लेवल पे क्या कंडीशन थी, PO2 कितना था 40 था ना, और PCO2 कितना था 45। तो CO2 क्या करेगा, टिश्यू से बाहर आएगा ब्लड में, ऑक्सीजन क्या करेगा ब्लड से अंदर जाएगा टिश्यू में। फिर ये टिश्यू जो है, इस टिश्यू के जो सेल होंगी ये ऑक्सीजन को यूज करेंगे और CO2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो यही तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का एक डायग्राम इंसर्ट में बना हुआ है, सारी चीजें इसी में। ठीक, और जो डिफ्यूजन की रेट की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे सिमिलरली ये सारी बातें, द ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2, इसके अपोजिट जैसा तुम्हारा ग्रेडियंट ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन और CO2 का जो ग्रेडियंट है जो तुम्हारा टिश्यू लेवल पे और जो अलवलाई लेवल पे, ये क्या है दूसरे के अपोजिट है ना, क्या है अपोजिट होते हैं। ठीक, देखो फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू अलवलाई। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अलवलाई से कहाँ जाएगा ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा टिश्यू में। अगर हम CO2 को बात करें तो CO2 क्या होगा, टिश्यू से ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर अलवलाई में जाएगा, फिर अलवलाई से बाहर आ जाएगा। ठीक, आगे देखो, हम लोग जानते हैं CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है ब्लड में, ऑक्सीजन से ज्यादा है, 20 से 25 टाइम क्या है ज्यादा है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन द O2, the amount of CO2 that can be diffused through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to oxygen। अब जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिफ्यूज होगा ना, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा ज्यादा होगा। आगे हो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। कितनी लेयर होती है इसमें, 3 लेयर होती है। ठीक, ये डायग्राम बहुत बार लेवलिंग करने को आ चुका है, आता भी है। नेमली द थिन स्क्वामस, क्या क्या है तुम्हारी ब्लड थिन स्क्वामस,
एपिथेलियम ऑफ अल्वुलाई, ठीक, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वुलाई और एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, और उसके बीच में क्या तुम्हारा है, बेसमेंट सब्सटेंस, क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें क्या होती है, पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी की लेयर क्या है, सिंगल लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथेलियल, क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल, इन बिटवीन देम इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर, ये 3 लेयर होती है लेकिन जो है इनकी जो थिकनेस है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, इनकी जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो ये लेयर्स देख लो, ये वाली तुम्हारी जो दिखाई गई है किसकी लेयर है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड, क्या है ये, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड कैपिलरी, और जो ये अल्वुलाई है ना, तो अल्वुलाई की मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलर वॉल, और उसके बीच में जो तुम्हारा ये येलो वाला, ये क्या है तुम्हारा, बेसमेंट सब्सटेंस, इसके अंदर थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बाकी ये तुम्हारी आरबीसी दिखाई गई, ठीक, समझ गए डायग्राम। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli, ये सारे फैक्टर फेवर करते हैं कि ऑक्सीजन तुम्हारा अल्वेओलाई लेवल पे डिफ्यूज होके ब्लड में आएगा और CO2 तुम्हारा टिश्यू लेवल पे डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगा, ठीक। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यहाँ देखो ये जो डाटा लिखा है, द ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2, अबाउट 97% ऑक्सीजन कैसे जाती है, आरबीसी के थ्रू, यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू, 97% ऑक्सीजन कैसे जा रही है तुम्हारी, आरबीसी के थ्रू, ठीक, और 3% ऑक्सीजन कैसे जा रही है तुम्हारी, डिजॉल्व होके प्लाज्मा में, डिजॉल्व होके, ठीक, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। अगर CO2 की बात करें तो 20 to 25% कैसे जा रहा है तुम्हारा, हीमोग्लोबिन के जरिए यानी आरबीसी के जरिए, 70% तुम्हारा कैसे जा रहा है, एज ए बाइकार्बोनेट, यानी मेजर ट्रांसपोर्ट तुम्हारा कौन करा रहा है, बाइकार्बोनेट, यहाँ पे एक एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक, और 7% ऐसे है जो तुम्हारा डिजॉल्व होके जा रही है प्लाज्मा में, डिजॉल्व होके 7% CO2। तो ये डाटा याद रखना, मैचिंग में या कैसे भी आ सकता है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात की गई, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी है। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हीमोग्लोबिन के बारे में सब लोग जानते हो लगभग, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रेजेंट इन द आरबीसी, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, ये कैसे बाइंड होते हैं, रिवर्सिबल मैनर में, ठीक, और उसको क्या बोलेंगे, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये पीछे हम लोग देख चुके हैं सारी बात ना। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो बाइंडिंग हो किस पे डिपेंड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और किस पे डिपेंड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और किस पे डिपेंड है, H+ की कंसंट्रेशन, ठीक, उसके अलावा तुम्हारा टेम्परेचर, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं जैसे तुम्हारा 2,3 DPG था। तो ये सब क्या है, ये सारे फैक्टर हैं जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करेंगे, किसकी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ, विच इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। आगे देखो, a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। तो कैसा कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है। इस कर्व में क्या है, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड हाईली यूजफुल इन द स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर हैं इनकी स्टडी में ये बहुत यूजफुल है। कौन कौन से फैक्टर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ की कंसंट्रेशन यानी pH वगैरह और टेम्परेचर, इन सबको स्टडी करने के लिए ये जो कर्व बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इससे तुम्हारा ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से कि नहीं बाइंड होगा, ये सारे फैक्टर ही तो डिसाइड करेंगे। आगे तो अगर हम अल्वुलाई की बात करें, कब की, अल्वुलाई की साइड, यहाँ अल्वुलर साइड की बात करो तो वहां पे कैसी कंडीशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक, और लो क्या है तुम्हारा, CO2 का परसेंट, और H+ की कंसंट्रेशन क्या है, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, ये से सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, ये फेवर कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर फेवर कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। वेयर एज इन द टिश्यू, अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में क्या है,
इसका अपोजिट है, वहां पे क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है, H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो ये सारी कंडीशन क्या करेंगी, इसके डिसोसिएशन को फेवर करेंगी, किसके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। दिस कंडीशन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस, ठीक है, एंड डिसोसिएटेड द टिश्यू, यानी लंग्स में उसका बाइंडिंग होती है और टिश्यू लेवल पे वो डिसोसिएट हो जाता है। ये डाटा लिखा कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition। ये बात याद रखना, आगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन लिखिए। नॉर्मल अगर देखा जाए तो 5 ml ऑक्सीजन, 100 ml ब्लड तुम्हारा 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है। ये नॉर्मल बात है। अगर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये रेट बढ़ सकता है, ठीक, ये अमाउंट बढ़ सकता है। इसकी शिफ्ट वगैरह की हम लोग बात कर चुके हैं ना। लेफ्ट शिफ्ट कब होगा तुम्हारा, लंग्स में, ठीक, और राइट शिफ्ट कब होगा तुम्हारा, टिश्यू में, यानी टिश्यू वाले फैक्टर राइट शिफ्ट को फेवर करेंगे और लंग्स वाले फैक्टर लेफ्ट शिफ्ट को फेवर करेंगे। आगे देखो, कार्बन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो CO2 जो तुम्हारा 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा था, तो जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये बाइंडिंग भी तुम्हारी क्या है, पार्शियल प्रेशर पे ही डिपेंड होती है, यानी PCO2 का लेवल पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये बनेगा। ठीक, और किस फैक्टर पे होगा तुम्हारा, PO2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है, यानी अगर इसका लेवल बढ़ाओगे तो ये कम बनेगा। आगे देखो, व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लेस। जैसा कि तुम टिश्यू में देखते हो ना, टिश्यू में यही कंडीशन है, CO2 का लेवल ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है ना, तो वहां पे क्या होगी, जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, बाइंड करेगी, और अगला साइड में क्या है, इसके अपोजिट कंडीशन है ना, वहां पे क्या है तुम्हारा, CO2 का लेवल कम है और ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये कार्बोनो हीमोग्लोबिन ये टिश्यू लेवल पे बनेगा और अल्वेलाई लेवल पे ये डिसोसिएट हो जाएगा। आगे देखो, CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at alveoli। आगे देखो, RBC contain a very high concentration of enzyme। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात की गई यहाँ पे। ये क्या होता है, RBC में होता है, लेकिन एक बात और लिखी है, minute quantities of same is present in the plasma too। क्योंकि प्लाज्मा भी तो तुम्हारा बाइकार्बोनेट आयन बन रहा था ना, CO2 और H2O कंबाइंड होके, मेनली तो तुम्हारा RBC में होता है, समझ गए। ये तुम्हारा इसका काम दिखा है, कार्बनिक एनहाइड्राइड का। CO2 क्या करेगा, वाटर से कंबाइंड होके H2CO3 बनाएगा, फिर ये डिसोसिएट किसमें होगा, H+ और HCO3 में। ये H+ क्या जाता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ता था ना। At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into the blood। टिश्यू साइड पे क्या है, कैटाबोलिज्म हो रही है ना वहाँ पे, तो CO2 का लेवल वहाँ ज्यादा होगा। और RBC एंड प्लाज्मा ये क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन बनाएंगे, ठीक, और क्या बनाएंगे, H+ बनाएंगे। एट द अल्वेओलर साइड यहाँ पे क्या होगा, इसका लेवल क्या है, कम है, तो रिएक्शन क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन प्रोसीड करेगी। ये देखो, ये डबल एरो लिखे है ना, तो ये रिएक्शन क्या होगी, उल्टा चलेगी, फिर तुम्हारा CO2 और वाटर बनेगा। ये कब होगा, अल्वेलाई में। और टिश्यू में क्या होगा, ये सब कंबाइंड होके ये आयन कार्बोनेट और H+ बनाएंगे। आगे देखो, the CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli release out as CO2। alveoli में कैसे रिलीज होते हैं ये, CO2 के थ्रू। आगे देखो, ये वही डाटा लिखा है, ठीक, जैसे ऑक्सीजन का था। every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2। कितना, 4 ml CO2 alveoli को डिलीवर करते हैं। ये डाटा याद रहेगा, ठीक। फिर आगे बात की गई रेगुलेशन की। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissue। जैसी तुम्हारी डिमांड है उस हिसाब से हम लोग अपना जो ऑक्सीजन का पैटर्न है उसको हम लोग बदल सकते हैं ना। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये कैसे होता है तुम्हारा, न्यूरल सिस्टम के जरिए। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं,
respiratory rhythm is primarily responsible for the regulation. Another center present in the Pons region, एक और सेंटर होता है तुम्हारा पोन्स रीजन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक, क्या बोलते हैं, ये वहां पे गलत हो गया था ना ये वाले दोनों सेंटर कहाँ पे, न्यूमोटैक्सिक, ये पोन्स में है, और रिदम सेंटर तुम्हारा इंस्पायरेटरी सेंटर जो था वो कहाँ था, मेडुला में था। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये क्या करते हैं, ये वाले सेंटर न्यूमोटैक्सिक, ये इसके फंक्शन को मॉडरेट करते हैं, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करते हैं। आगे दो, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी सेंटर, ये सारे सिग्नल क्या करेंगे, अगर ब्रीथिंग रेट मान लो ज्यादा हो गया है तो उसको क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे। ठीक, आगे देखो, केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है तुम्हारा, एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, उसी रिदम सेंटर के बगल में तुम्हारा क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया है। ठीक, वो किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 और H+ की कंसंट्रेशन के लिए, यानी इन सब का अमाउंट बढ़ेगा तभी वो एक्टिवेट होगा। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, फिर वो क्या करेंगे, रिदम सेंटर को कमांड देंगे टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसा एडजस्टमेंट करना होगा फिर वो कर देंगे इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन एलिमिनेटेड, जिससे क्या होगा, तुम्हारा CO2 और H+ को, CO2 को एलिमिनेट करना रहेगा ना। आगे देखो, ये रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर, ये कहाँ पे होते हैं, एओर्टिक आर और कैरोटिड आर्टरी, आल्सो रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, जब बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर जो होते हैं तुम्हारे एओर्टिक आर्क में, वो सब भी डिटेक्ट करके सिग्नल पहुंचाते हैं। ठीक, सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, क्या है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है इसमें, रेगुलेशन वाले में, रेगुलेशन में किसका रोल है, CO2 और H+ का सिर्फ। ये तक क्लियर हो गया, डिसऑर्डर बोल देते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर। ठीक, पढ़ लो, 3 डिसऑर्डर लिखे यहाँ पे शायद, पढ़ो। अस्थमा, अस्थमा क्या है तुम्हारा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू ब्रोंकाई एंड इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक व्हीजिंग साउंड निकलता है अस्थमा में, तो वो कैसे, किस लिए होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है कहाँ पे, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में। ठीक, अगला क्या है तुम्हारा, एम्फाइसेमा, क्या है, एम्फाइसेमा इज द क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच alveolar wall are damaged due to which respiratory surface decreased. One of the major cause of this is the cigarette smoking. इसका मेन कॉज क्या है तुम्हारा, सिगरेट स्मोकिंग, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, याद रखना। आगे बढ़ो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कॉप विद द सिचुएशन। Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue and the causing serious lung damage। इससे क्या होते हैं, लंग भी डैमेज हो सकते हैं। ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर द प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, चलो बंद करते हैं।